हेलो पीपल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग प्रीटी वेल। सब भालो आशे, मजे में मजे में चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग करने वाले हैं ना 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 यस। हम्म क्या ही तो बात है। ये चैट क्यों नहीं शो हो रहा भाई आज? अच्छा, अभी ये लोड ही हो रहा है। लोडम करोती। ऐसा कौन सा नेट कनेक्टेड है इसमें? 45 दिनों का ये प्रैक्टिस प्रोग्राम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक तपस्या है। एक ऐसी तपस्या जिसमें आप सभी अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हो, और इसलिए जिन्होंने अभी तक एनरोल ना किया हो, आप चाहो तो एक दो सेशंस देख लो जज करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि मेरे साथ जुड़ने का मतलब है आपको समय देना होगा। ऐसे 10-15 मिनट में प्रैक्टिस सेशन करवा के और बोल देना कि हाँ भाई हो गया, वो मेरे साथ नहीं होगा। आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठना पड़ेगा, और तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंचेंगे जिस लेवल पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। हाँ, अगर इस लेवल की मेहनत के लिए आप तैयार हैं, आ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। ये क्वेश्चन कल मैं नहीं करवा पाया था, इसको फटाफट कर लेते हैं। Water tank in figure stands on a frictionless cart and feeds a jet of diameter 4 centimeter, which is deflected at 60 degrees by a vane. Neglect the height of vane. If the water level maintained by a vertical tap is 5 meter in the tank, tension in supporting cable is। मैथ्स कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव होगा या फिर क्रैश कोर्स होगा? मैथ्स कोर्स क्रैश होगा, लेकिन मेरा क्रैश भी आप जानते हो ठीक ठाक डिटेल्ड होता है। My crash is also sufficiently detailed, so you will understand the things. आपसे जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनका ये टॉपिक आधा है, और जितना है रटना पड़ा। फील नहीं आया तो देख लीजिएगा थोड़ा। आई टोटली अंडरस्टैंड। इनफैक्ट जो लोग मुझसे विस्कस फ्लो नहीं पढ़े हैं, वो कभी समझ भी नहीं सकते। मैं तो कहता हूं कि जो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में बच्चों को जुमा दे, जो वर्क और हीट में जुमा दे, उसने क्या जुमाया? जो एंट्रोपी अवेलेबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी में जुमा दे, उसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया। और यही बात मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी कहता हूं। जो फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में बच्चों को झुमा दे कि झूम जाओ, उसने क्या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया? जो टर्बुलेंट और प्रेंटल एंड गैंग में जुमा दे। तो आई फील वेरी सॉरी अगर किसी ने ये टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली मुझसे नहीं पढ़े हैं, जो आज जिनकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप ठीक ठाक लेवल पर जाकर चीजों को समझ सके। आप जानते हो मैं वैसे भी बहुत ऊपर ऊपर से भाग नहीं पाता हूं, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर पेड कोर्सेज हो या फिर जो भी हो। ये प्रॉब्लम कल हम नहीं कर पाए थे। तो 5 मीटर मेंटेन्ड है यहाँ पर। टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज हाउ मच? टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज हाउ मच, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये प्रॉब्लम सिस्टम पे मैटर करती है। दिस होल प्रॉब्लम निकुरदास वॉन कार्बन, एग्जैक्टली।
क्या ही तो खतरनाक टॉपिक्स हैं ये, मतलब इनकॉम्प्रेसिबल में आज तक सिर्फ पढ़ा था डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ये पता था। कभी ये नहीं पता था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होता है। तभी तो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये इसीलिए ये डेलिबरेटली लिखा गया है। पहले कोई और नाम प्लेटफॉर्म का डिसाइड किया गया था, लेकिन फाइनली नाम चेंज करके ये मैंने इसलिए फाइनलाइज किया, इसीलिए लिखा हुआ है अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स। सिस्टम मैटर करता है इसमें। एक जनरल जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करने वाले हैं वो ये कि यहां से सिस्टम मानने की शुरुआत करेंगे, यहां से सिस्टम मानने की शुरुआत करेंगे तो हम इंटरनल फोर्स कहां से लाएंगे। अगर ये इतना सिस्टम हम मान लें तो ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को काटना पड़ेगा, और फाउंडेशन को काटने काटने पर आपको फाउंडेशन का इंटरनल फोर्स पता होना चाहिए। तो इसलिए सिस्टम का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। ये मैं आपको मैकेनिक्स में भी बताता रहा हूं कि सही बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ले गए तो आप बड़े आराम से चीजों को टैकल कर पाएंगे। इफ करेक्ट बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ले गए तो सही सिस्टम यहां पर ऐसा कुछ होगा कि हम बाउंड्री में बना देता हूं जिसको मैं सिस्टम मानने वाला हूं। The one that I'm going to assume the system, I'm making a boundary here. This is what my system is going to be. This is what my system is going to be. Basically the whole cart, and the system is cutting through that cable. वो जो सपोर्टिंग केबल है उसके थ्रू सिस्टम कट कर रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा और इसमें मोमेंटम इनफ्लो और मोमेंटम आउटफ्लो देखने होंगे। चलते हैं अगले पेज पर। मैं फिर से बता दूं, मैंने सिस्टम माना है ये इतने पार्ट को। तो एक जेट, वर्टिकल जेट कट हुआ है इस सिस्टम की बाउंड्री से, दूसरा ये वाला पार्ट कट हुआ है, तीसरा केबल कट हुआ है, और चौथा मेरे सिस्टम को मुझे ग्राउंड से अलग करना होगा, ग्राउंड सराउंडिंग्स में आ जाएगा। इस पूरी बात को मैंने सिस्टम मान लिया। अब इस पूरी बात को मैंने सिस्टम मान लिया तो मुझे सारे फोर्सेस पता करने होंगे। लकीली मुझे एक्स में ही फोर्सेस पता करने की जरूरत है क्योंकि एक्स में ही मेरा अननोन बैठा हुआ है। वेट मुझे मालूम नहीं है कितना होगा इस कंटेनर में, लेकिन अच्छी बात यह है कि वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूं एक्स डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू भी मुझे नहीं मालूम है। बट अच्छी बात अगेन ये है, रामानुजन बोस ₹200, ये क्या है? वो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? आपने ये 200 मतलब क्या एग्जैक्टली है क्या? पेड ₹200, but why? Wait a moment, I need to understand this. सुपर चैट शो हो रहा है, तो व्हाट आई नीड टू डू? ओके, ही पेड ₹200. इट्स अ स्मॉल गुरु दक्षिणा। राम, रिजल्ट ला के दो गुरु दक्षिणा। करते हैं मिलके तपस्या। आपकी इस छोटी सी ये टोकन है, आपने जो भी किया है ये, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, पता है, सीरियसली। आपने जो किया है, दैट gesture is something that brought tears to my eyes. It really means a lot. It really means a lot. I mean, ₹200 don't matter, but it brought tears to my eyes. But let's do this tapasya together and let's bring results.
लेट्स चेंज आवर लाइव्स, है ना। तो रिजल्ट लाते हैं और मैं इस चीज को समझ नहीं पाया हूं कि एग्जैक्टली ये है क्या सुपर चैट। आई विल एक्सप्लोर सो दैट आई कैन प्रॉब्ली इंसेंटिविटाइज समथिंग, कि जो इस तरह से ऐसा कुछ करता है उसको मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकूं। बट लेट्स डू दिस तपस्या टुगेदर एंड वी विल सर्टेनली मेक हिस्ट्री इन गेट 2023 again. So we have this system here and ये सिस्टम हमने अज्यूम किया है यहाँ पर इस तरह से, द सिस्टम वी हैव अज्यूम्ड हियर लाइक दिस, एंड अब हम एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इक्वेशन हो जाएगा नेट फोर्स प्लस आया 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 एंड फिर कंट्रोल वॉल्यूम के मोमेंटम में चेंज हुआ, कंट्रोल वॉल्यूम के मोमेंटम में चेंज हुआ और गया 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 गया। एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम इनफ्लो है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम इनफ्लो है क्या? नहीं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो मोमेंटम इनफ्लो। एक्स डायरेक्शन में इज देयर एनी फोर्स? यस, देयर इज द फोर्स एंड दैट इज द टेंशन ऑफ द केबल and that is acting in p direction। और कोई फोर्स x डायरेक्शन में? हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट होता तो कंसिडर किया जाता, बट क्या फ्रिक्शन प्रेजेंट है? इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट हियर? इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट हियर? नो। गुड इवनिंग अखिल, गुड इवनिंग। सो कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ एक फोर्स आ गया और इनफ्लो कोई है नहीं। स्टेडी होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा। सर लीनियर मोमेंटम इक्वेशन इतना आसान होता है क्या? जब आप कंसेप्ट को समझ लो तो फिर कोई चीज डिफिकल्ट रह भी कैसे सकती है? व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रू कंसेप्ट। सर फ्लो है ना, इनफ्लो कहां है? एक्स डायरेक्शन में। हमारे सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कौन सा इनफ्लो है बताएं निखिल। हमारे जो सिस्टम हमने अज्यूम किया है, हमारे उस सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कौन सा इनफ्लो है? इन द सिस्टम दैट वी हैव अज्यूम्ड, व्हाट इज द इनफ्लो इन एक्स डायरेक्शन? इक्वेशन मैं चाहता तो जीपीके मैंने दिया था और मैं इसे छोड़ देता, लेकिन इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आज की शुरुआत की है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आई नो दैट इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक लेसन लर्न करोगे कि सिस्टम सिलेक्शन मैटर करता है। इनफ्लो जो है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली। तो इनफ्लो इज इन वाई डायरेक्शन ओनली, इनफ्लो नहीं है एक्स डायरेक्शन में कोई भी। और एक ही फोर्स पूरे कंट्रोल वॉल्यूम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स है, केबल का टेंशन। फ्रिक्शन फोर्स अगर प्रेजेंट होता तो होता, लेकिन क्वेश्चन कहता है दैट स्मूथ फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन कहता है, आप देख लो, क्वेश्चन कहता है फ्रिक्शनलेस कार्ट। क्वेश्चन सेज फ्रिक्शनलेस कार्ट, ध्यान से समझियो। एंड देन स्टडी बाय डिफॉल्ट मान लेंगे अगर हमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों दिखते रहेंगे। भाई जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आया इज इक्वल टू गया। अब गया जो है वो क्या है? व्हाट इज गया है? गया इज एम डॉट, जो भी जा रहा है, और गया इज हाउ मच, और गया इज, अगर v वेलोसिटी है तो मैं x डायरेक्शन में लिख रहा हूं मोमेंटम इक्वेशन, और इसलिए मुझे प्लस v cos 60 लिखना होगा। I will have to write plus v cos 60. Okay, so I'm going to get tension in the cable is equal to m dot and v cos 60. That means cos 60 is nothing but 1 by 2, so m dot v by 2. अभी मुझे m dot कैलकुलेट करना होगा। m dot कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जेट ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, जेट ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। सो जेट का डाया गिवन है, इसलिए m डॉट में कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे
and dot I can calculate 4 centimeter dia. 4 centimeter means what? 4 centimeter means 0.04 divided by 4. अब मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाए तो टेंशन बड़े आराम से मैं कैलकुलेट कर सकूंगा। इतनी आसान है मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन इज दिस मच इजी। जो इसमें मैंने जो सिस्टम माना है उसके अलावा और कोई सिस्टम मान के सॉल्व करने की कोशिश करेगा, फंसेगा। इफ यू आर गोइंग टू अस्यूम एनी अदर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते थे कि सर मैं यहाँ सिर्फ जेट जहां से बाहर निकल रहा है उसको सिस्टम मान लूं, तो उसको सिस्टम मानोगे तो आपको कार्ड की फाउंडेशन को कट करना पड़ेगा, मतलब इट डजंट मेक सेंस। तो 1000 यहाँ पर रख दो आप, मास फ्लो रेट की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, एंड वेलोसिटी और वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। अब क्योंकि आइडियल फ्लो है इसलिए वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ √2g × 5। अब जेट की वेलोसिटी तो जो है वही रहेगी, जेट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, चाहे जेट के आउटलेट पर देखोगे या जेट के इनलेट पर देखोगे, और उसे मैं लिख सकता हूँ 2g मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये बर्नौली का एप्लीकेशन हो गया छोटा सा, एंड यहाँ से v कैलकुलेट कर लो और बताओ मुझे केबल में टेंशन क्या मिलती है। केबल में टेंशन मिलती है, केबल में टेंशन मिलती है 61 पॉइंट, पोटेंशियल फ्लो कल होगा 61.58 न्यूटन, 61.58 न्यूटन। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्लूइड डायनेमिक्स में। हमने अभी तक नंबर ऑफ डिस्कशंस देखे हैं। पहला डिस्कशन था लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, दूसरा डिस्कशन था इन फ्लूइड डायनेमिक्स वी हैव सीन लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, एंड देन दूसरा डिस्कशन था आयलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके बर्नौली तक पहुंचना। आयलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके बर्नौली तक पहुंचना, रीचिंग टू बर्नौली। नाउ इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बर्नौली में जो आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये कि बर्नौली इक्वेशन मिलता कैसे है। बर्नौली इक्वेशन मिलता है आयलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके। We integrate Euler's equation along a streamline and then we get Bernoulli's equation. Second observation, that Bernoulli's equation is nothing but total mechanical head या total mechanical energy per unit weight remains constant. Total mechanical energy per unit weight या total mechanical energy per unit mass remains constant. सर पर यूनिट वेट नहीं, मैंने पूछा नहीं था, मैंने बताया, चाहे दोनों में से कुछ भी कह लो। सर yesterday you said फ्लो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, पर जो फ्री स्ट्रीम फ्लैट प्लेट पर अप्रोच करती है वो तो यूनिफॉर्म होती है ना। अगेन वो तो हम मानते हैं, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती ना कुछ वेलोसिटी डिफरेंसेस तो रहेंगे ही ना सिद्धराज। मैंने तो कहा भी था कल कि फ्लूइड मैकेनिक्स की रियलिटी में यूनिफॉर्म फ्लो का कोई औचित्य नहीं है और कोई अस्तित्व नहीं है। इन रियल वर्ल्ड, नाराज मत होइए, इन रियल वर्ल्ड of fluid mechanics, uniform flow doesn't have any existence. It's like solids. अब एक ट्रॉली मूव कर रही है तो ट्रॉली का हर पॉइंट एक गिवन टाइम पर बराबर मोशन में होगा, इक्वल मोशन में होगा। If a trolley is moving, solid trolley is moving, then each and every point of the trolley is going to be in same motion at one given time. So you don't have a variation in space.
one point of trolley, second point of trolley. Third, if I move my table, if I translate my table, then that table is going to move as a whole. If I move my calculator, then that calculator doesn't have any space variations. आउटलेट इनलेट वेलोसिटी इक्वल क्यों ली है? अरे बाबा, जेट की आउटलेट और इनलेट वेलोसिटी इक्वल ही होगी, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। आप जरा यहां और यहां बर्नौली लगा दो, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं? पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों जगह अगर मैं बर्नौली लगा दूं, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी और पॉइंट सी पर वेलोसिटी, उनमें कितना डिफरेंस? सिर्फ हाइट का। बी पर अगर मैं पोटेंशियल 0 ले लूं तो सी पर कुछ पोटेंशियल आ जाएगा बी और सी के बीच हाइट की वजह से। बट क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ो ठीक से, ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, neglect the height of vein, and if I neglect the height of vein, if I neglect the height of vein and दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या मिलेगा? VB is equal to VC, VB is equal to VC, है ना? है ना? है ना? है ना? बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अप्लाई कर सकते हो क्या? नो। बर्नौलीज इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो 2 पॉइंट्स ऑफ वन गिवन स्ट्रीम लाइन, 2 पॉइंट्स ऑफ वन गिवन स्ट्रीम लाइन if flow is ISI, if flow is ISI। हाँ, क्वेश्चन में एक एक बात मेंशन रहती है, खासकर जब मैं टेस्ट बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि एकदम गेट के जैसा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसे क्वेश्चंस नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले मान लेते हैं कि तुम तैयारी करके आए हो ना, तुमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि इसमें क्या क्या असम्पशन लेना है। गेट एक एक बात को मेंशन करता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोस गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर लाइक, ये असम्पशन भी मेंशन करना पड़ेगा क्या? चल, ये तो तैयारी 3 साल से ये कर रहा है तैयारी यूपीएससी की, इसको इतना नहीं पता क्या? पता होना चाहिए, पढ़ा उधर। बट गेट, those questions are set by a typical IITian mindset. Between 2 points of one given streamline, if the flow is ISI, ISI क्या है बेटा? What is ISI? What is ISI? Tell me. Inviscid, steady, incompressible. Inviscid, steady, incompressible. और इसे आप फ्लो के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच अप्लाई कर सकते हो अगर एक और असम्पशन ऐड हो जाए। और इस रिवीजन प्रैक्टिस कोर्स में भी मैंने इसे स्ट्रीमलाइन के अलोंग डिराइव करके दिखाया है आपको। I actually derived it along the streamline. So between any 2 points of the flow, between any 2 points of the flow, if flow is क्या? ISI के साथ, along with ISI, if it becomes what? If it becomes irrotational 2, अगर वो इरोटेशनल हो जाए तो फिर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर सकोगे। कल मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन बताया था दैट अगर आप एक स्टैटिक ट्यूब, और ये बातें मैं कल डिराइव कर चुका हूं तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया है वो माइंड नहीं करेंगे इस चीज को। दैट कल हमने नोटिस किया था दैट स्टैटिक ट्यूब में राइज होगी कम और स्टैग्नेशन ट्यूब में राइज होगी ज्यादा।
In a static tube, there is always going to be lesser rise, and in a stagnation tube, there is always going to be greater rise. And we noticed that static tube में होने वाला total static tube का जो level होगा वो फ्लूइड के उस पर्टिकुलर सेक्शन की टोटल स्टैटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल स्टैटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, in which pressure and potential energy are involved. But the height of a stagnation tube will represent the height of stagnation tube from certain reference will represent not only the static energy but also the kinetic energy, basically the total energy. आज के टेस्ट में एक क्वेश्चन भी था इस पर, इसी सिंपल फंडे पर। तो स्टैटिक आपने एक ट्यूब से मेजर कर लिया और टोटल एनर्जी की इंफॉर्मेशन आपको स्टैग्नेशन ट्यूब से मिल गई। अब पिटाट साहब ने, अब यहां पर दो बातें हैं। पहले तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल लगाकर और बर्नौलीज अप्लाई करके। अप्लाई फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल, देन यू गेट दिस, and apply Bernoulli's, then you get second one. Now you have two important observations. Observation number one is that if H is representing total energy and small h is representing static part of energy, naturally the difference will give the kinetic part. Naturally the difference will give the kinetic part. If I take the difference of total, something that is representing total energy and something that is representing only static part, naturally I will get that difference representing the static part. And if the difference is representing the static part, I'm going to get velocity. दो ट्यूब्स की रीडिंग से वेलोसिटी तक पहुंच जाना, दो ट्यूब अटैच करो और दो ट्यूब्स की रीडिंग लेकर वेलोसिटी मेजर कर लेना, ये काम दुनिया में सबसे पहले हेनरी पिटॉट ने किया था और इसलिए उनके नाम पर इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं पिटॉट ट्यूब। और ये काम उन्होंने किसी कंटेनर में या किसी पाइप में फ्लो होते हुए फ्लूइड पर नहीं किया था, ये काम एक्चुअली उन्होंने नदी में फ्लो होते हुए फ्लूइड पर किया था। He actually did it for water flow in river. That एक ट्यूब को सीधा वर्टिकल इंसर्ट करो और एक ट्यूब को ऐसा इंसर्ट करो कि वो रिवर के फ्लो को फेस करे। तो जो वर्टिकल ट्यूब में होने वाला राइज है फ्लूइड का और जो रिवर के फ्लो को फेस कर रहा है उसमें होने वाला राइज है, बस दोनों का डिफरेंस पता चल जाए आपको और आप रिवर में फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बता दोगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, second very important observation is that if the level of water in a static tube is representing total static energy at this section and level of water in a stagnation tube is representing the total energy of water at section 1. Of course, total energy का मतलब यहाँ total energy per unit weight बार मैं नहीं बोलूंगा. I'm not going to say total energy per unit weight. Now if I attach static tube and also a stagnation tube at some other location, I'm once again going to get some reading here and I'm once again going to get some reading here. Now once again if I attach some static tube here and once again if I attach a stagnation tube here, then once again I'm going to get static tube में some water level and stagnation tube में some water level. Naturally this H1 ध्यान से समझियो, naturally this H1 is representing static energy and capital H1 is representing total energy of fluid at section 1. H2 is representing static energy of the fluid at section 2 and
H2, capital H2 is representing total energy of the fluid at section 2. If you simply join the level of all, if you simply join the level of all static tubes, all piezometric tubes, you will be able to trace how pressure energy or pressure plus potential energy level of the fluid is changing. Such a line tracing the variation of the total static energy of the fluid is known by the name hydraulic gradient line. It is known by the name hydraulic gradient line. Similarly, अगर मैं stagnation tube और stagnation tube और stagnation tube stagnation tube और stagnation tube और stagnation tube को connect करूं, तो फ्लूइड की टोटल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी. ऐसी एक लाइन को हम कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन. दिस काइंड ऑफ लाइन इज नोन बाय द नेम टोटल एनर्जी लाइन. कूल. इस तरह की एक लाइन को कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन. ये था बर्नौलीज इक्वेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन. दिस वाज द वेरी फर्स्ट application of Bernoulli's equation. That one, using a static tube, you can measure static energy. Using a stagnation tube, you can measure total energy. Look, I don't know who are you, their unique petro thing. Sorry. Why sorry? किस बात का सॉरी? लुक, हम लोग कुछ बहुत नेक काम कर रहे हैं, एक नोबल काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं पहले तो आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहूंगा कि हमें वो काम करने दें. We are actually doing something noble. We are actually trying to bring a change. So it's a humble request that let us keep doing it. If you can't contribute positively into something, don't contribute negatively. Angular momentum equation भी करवाइएगा. हाँ, करवाऊंगा. नहीं, sometimes people start thinking themselves some, तो इसलिए second application, whether you think about, चलो अभी now you focus yourself here. एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन कल के टेस्ट में आएगा. नाउ इस तरह का जहां भी आपको दिख जाए वेंचुरी दिख जाए या फिर ओरिफिस प्लेट दिख जाए, उसके लिए आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो. कल मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला कहां से पैदा होता है. फॉर्मूला पैदा होता है दिस काइंड ऑफ वेंचुरी इफ यू सी और एनी प्रॉब्लम. एंड व्हेन आई से एनी प्रॉब्लम आई मीन एनी प्रॉब्लम. You see this kind of venturi, or see this kind of orifice plate. You see this kind of orifice plate, or you see this kind of, nozzle coming in between. You see this kind of nozzle coming in between. My dear friends, simply remember one simple formula. Section 1 पर velocity लिख रहे हो तो a2 divided by under root a1 square minus a2 square. सेक्शन 2 पर वेलोसिटी लिख रहे हो तो a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर. इफ यू आर राइटिंग वेलोसिटी एट सेक्शन 1, देन देखो, तुम अगर असली खून होता ना तुम्हारे अंदर तो तुमने कॉल की होती. तुमने कॉल की नहीं कल. एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फ्रॉम हियर.
and if you're still watching, I repeat my number 700-728-9510. अगर call on that number and I'll let you know. पहले मैंने रिक्वेस्ट की, बट रिक्वेस्ट से तुम नहीं माने अगर, तो कॉल ऑन दैट नंबर, आई लेट यू नो कहाँ हूं मैं, ठीक है? नाउ पीपल प्लीज फोकस. So when you are writing V1, you are going to have A2 divided by A1 square minus A2 square and under root 2G delta H star, under root 2G delta H star, and V2 is equal to A1 upon under root A1 square minus A2 square and once again 2G delta H star. And any problem, literally any problem, सर हम लोगों से बात करवाइए. हाँ, वो कॉल तो करे, फिर तो उसका सारा इलाज होगा. ऐसे छिप छिप के क्यों खेलते हैं भाई? जो अगर इतना ही खेलने का मूड है तो आओ मैदान में. एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, बट प्रॉब्लम के अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में याद रख लो आप हमेशा. दैट नंबर 1. चलो पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. कल वाली जो प्रॉब्लम हमने की थी उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, A1 is equal to 4A2 एंड हमें फाइंड आउट करना है मैनोमीटर रीडिंग H. स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 एंड A1 is equal to 4A2. A1 is equal to 4A2 and specific gravity 0.5 and velocity at section 2 is given. Now, इतना भी भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम बना के दे दिया जाए आपको, आप फटाफट सॉल्व करने वाले हो. A1 divided by A1 square minus A2 square and under root 2G delta H star 2G delta H star. Now A1 is given as 4A2, so this will become 4A2 and this will become 16 A2 square minus A2 square, 16 A2 square minus A2 square. And do you have any change in potential level? No. So P1 by rho g plus Y1 and minus P2 by rho g minus Y2 minus P2 by rho g minus Y2, but potential level is same. If potential level is same, they are going to get cancelled. A2 ने A2 को A2 से A2 तक मार दिया और मुझे मिलता है 4 upon root 15. मुझे मिलता है 4 upon root 15. ये V2 का वैल्यू है 4 upon root 15 and this is the value of V2. G ने G को G से G तक मार दिया, G ने G से G को G तक मार दिया और मुझे मिलने वाला है 2 and then P1 minus P2 upon rho. P1 minus P2 upon rho. So I'm going to get 4 root 2 upon root 15 and then there is P1 minus P2 upon rho. स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो V स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा. Let's square both sides. So I'm going to get V square is equal to 4 चौको 16 दूनी 32 32 upon 15 and P1 minus P2 upon rho of the working fluids. This is equation number 1. अब आप ऊपर जाएं, रो जी एच सब्ट्रैक्ट करें, नीचे जाएं, रो जी एच ऐड करें और एक कंटिन्यूअस फ्लूइड के एक हॉरिजॉन्टल लेवल के 2 पॉइंट्स के बीच जंप कर जाएं. अब आप अप्लाई कर दीजिए. ऊपर जाएं, रो जी एच सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर जाएं, रो जी एच सब्ट्रैक्ट करें और एक कंटिन्यूअस फ्लूइड के एक हॉरिजॉन्टल लेवल के 2 पॉइंट्स के बीच जंप कर जाएं और नीचे जाएं, रो जी एच ऐड करें. वंस अगेन नीचे जाएं, रो जी एच ऐड करें एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पर जंप कर जाएं, नीचे जाएं, रो जी एच ऐड करें. So it is very clear that I start with P1 and then
I start with P1 and then in working fluid I go by L plus H amount upward. Working fluid में L plus H amount से upward जाता हूं मैं, इसलिए मैंने L plus H multiplied by rho g subtract कर दिया. Therefore, I subtract L plus H multiplied by rho g and trace the movement please. ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, and after that jump कर जाएं, jump कर जाएं, and in the manometric fluid of specific gravity 0.5 नीचे जाएं, specific gravity 0.5 नीचे जाएं by h amount नीचे जाएं, and then notice that your vertical movement is again L. Your vertical movement is again L in working fluid. Your vertical movement is again L in working fluids. कहाँ पहुंच गए? P2 पर पहुंच गए. यहां से आपको P1 minus P2 upon rho मिल जाएगा. You are going to get the P1 minus P2 upon rho value. P1 minus P2 upon rho value. Somebody report, क्योंकि rho gl और rho gl कैंसिल हो जाएंगे. P1 minus P2 upon rho value आपको मिल जाएगा H के टर्म्स में. You are going to get the P1 minus P2 upon rho value in terms of H. Somebody please report what is the value you are getting. Well, you are going to get rho gh minus basically rho gh by 2. Rho gh by 2, isn't it? Rho gh by 2. So अगर मैं पहली equation में रख दूं, now if I put in first equation, I'm going to get v square is equal to 32 upon 15 and P1 minus P2 is equal to rho gh upon rho gh upon 2. So I'm going to get 16 by 15, isn't it? H is equal to 15 v square by 16 rho g. Rho नहीं, rho तो divide कर दिया मैंने, gh by 2 only. Rho I have divided, so only gh by 2. So P1 minus P2 upon rho will become how much? V square is equal to P1 minus P2 upon rho is gh by 2. No rho. Then getting B if I take 0.75 specific gravity. Okay. चलो options पे मत जाओ. So P1 minus P2 by rho को रख देते हैं gh by 2. Then I'm going to get 32 by 15 and gh by 2. So finally I'm going to get h is equal to 15 by 16 v square by g. H is equal to 15 v square upon 16g. So let's change one option. 15 v square upon 16g. Second option is correct. काश ऐसा गेट में कर पाते हम लोग. काश ये काम गेट में कर पाते हम लोग. जो आंसर मिलता पेपर में उस एक ऑप्शन को, किसी एक ऑप्शन को काट कर हम अपना ऑप्शन लिखते. Guys, third application of Bernoulli's equation is ध्यान से समझियो. Bernoulli's equation का अगला एप्लीकेशन है. Next application is hydraulic siphon. Hydraulic siphonic action is actually very simple. That path doesn't matter. आप जहां भी siphonic ट्यूब, मान लो एक रिजर्वायर है. There is this reservoir. Then path really doesn't matter. No matter how it has gone, final point will matter. Final point का height matter करेगा reservoir के level से. From the level of reservoir, it is the height of the final point that will matter. And the velocity at velocity at that point C will be equal to simply under root 2 GH. Velocity there is going to be simply under root 2 GH.
हाइड्रोलिक साइफोनिक एक्शन या हाइड्रोलिक साइफोन के बारे में सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो. First thing you should understand is this. And what happened exactly? ऑप्शन चेंज करने को अगर अलाउ हो जाए, हाँ, सबका ये आईआर बना रहा है. अपने हिसाब से आए. एग्जैक्टली. चलो, सो हाइड्रोलिक सिफॉन और हाइड्रोलिक साइफॉन इज व्हाट. आपको आउटलेट वेलोसिटी ऐसा मिलेगा. ऑफ कोर्स आइडियल फ्लो मानते हुए, assuming ideal flow, this is the first thing. This is the first thing. But this part is very simple. You can apply Bernoulli's equation. Here atmospheric is there and here atmospheric is there, and here velocity is negligible because of a very large area, because of a very large area. Velocity at A is negligible. Velocity at C you can calculate under root 2 gh. Basically potential जो है वो kinetic में change हो गया. Potential kinetic में change हो गया. Potential kinetic potential kinetic potential. The main discussion of hydraulic siphon is not about calculating velocity at exit. The main discussion is here. The main discussion is here. What happens? इससे पहले कि ये डिस्कशन आप समझो, एक बात आपको समझनी होगी that thermodynamics में वैसे हमने इस चीज को समझा है. In thermodynamics we have already understood this, that अगर एक गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर कम होता जाए तो एक सैचुरेशन प्रेशर होता है या वेपर प्रेशर होता है, उससे कम प्रेशर पर आपको लिक्विड से वेपर बनता हुआ दिखने लगेगा. उससे कम प्रेशर पर आपको लिक्विड से वेपर बनता हुआ दिखने लगेगा. एक गिवन टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बहुत डिक्रीज करोगे, मैंने आपको बताया भी है थर्मोडायनेमिक्स में कि प्रेशर कम होने का मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर, और मॉलिक्यूल दूर दूर तो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं. Pressure becoming smaller means molecules are away from each other, and molecules away from each other do exist in gaseous phase. So we are essentially moving towards gaseous phase if pressure is becoming smaller and smaller and smaller. But if the pressure gains back, अगर प्रेशर बढ़ने लग जाए एक गिवन टेम्परेचर पर, तो गैसियस फेज लिक्विड फेज में बदल जाएगा. एक गिवन टेम्परेचर पर प्रेशर डिक्रीज होगा. Check your WhatsApp. I had sent you a pic of your department topper lists. Okay. I did not find today. I did not find time today. Ritesh, thank you so very much. Oh wow. दो हजार तेरह, हाँ सही है. अब तो और मन करने लग गया मुझे कैंपस घूमने का. शो अस, देखो दिख रहा है क्या? Is it visible? It is visible now. अब तो विजिबल होगा. Ritesh, thank you. Thank you for sending this to me. चलो हो गया बस, एनफ. अभी देखो, तो कभी अगर एक गिवन टेम्परेचर पर अगर प्रेशर डिक्रीज होता रहा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और अगर एक गिवन टेम्परेचर पर वेपर एग्जिस्ट करता है और प्रेशर आप बढ़ाते रहे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. If at a given temperature you keep decreasing the pressure, liquid becomes vapor.
एंड सुनहरे अक्षरों में, एक्चुअली वो गोल्डन में ही लिखा जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी जब कोई भड़काने आ जाता है मुझे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स नॉट मी, आई एम ऑलवेज हम्बल। बट कोई जब आ जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है तो फिर बोलना पड़ता है ताकि दूसरी ऑडियंस अफेक्ट ना हो। चलो जी, तो अभी क्या होगा जब मैं ए और बी के बीच में बर्नौली अप्लाई करने वाला हूं, व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई Bernoulli between A and B, then I'm going to get A per we have atmospheric pressure and A per kinetic is zero. Why A per kinetic is zero? A per kinetic is zero because at A you have so much area available. A पर इतना सारा एरिया अवेलेबल है कि काइनेटिक नेग्लेजिबल है, और ए पर मैंने रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल जीरो हो गया। बी पर प्रेशर मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया पीबी बाई रो जी, और बी पर वेलोसिटी आप एग्री करोगे वही होगा जो सी पर वेलोसिटी है कंटिन्यूटी से। फ्रॉम कंटिन्यूटी द वेलोसिटी एट बी इज गोइंग टू बी सेम एज दैट एट सी, सो आई कैन रिप्लेस वी बी स्क्वायर बाई वी सी स्क्वायर इन द नेक्स्ट स्टेप। मैं मान लेता हूं ए से बी का हाइट है y, आई अश्यूम द हाइट ऑफ a to b is y, ध्यान से समझियो। So I'm going to get P naught upon rho g is equal to PB upon rho g plus VB square and VC square are equal because continuity से मुझे मिल जाएगा AB VB is equal to AC VC. From continuity I'm going to get AB VB is equal to AC VC. So VB is equal to VC. VB is equal to VC और इसलिए मैं VB को रिप्लेस कर सकता हूँ VC से, but VC square is actually 2GH. VC square is 2GH, so 2GH and 2GH get cancelled, and I get PB is equal to, and y को खा गए आप, y को खा गए आप सर, y को क्यों खा गए आप, y को मत खाइए प्लीज। तो आई एम गोइंग टू गेट PB is equal to P naught minus rho g, P naught minus rho g and H plus y। इसका मतलब समझे दया, जैसे जैसे फ्लूइड ए से बी की तरफ वापस नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जैसे फ्लूइड ए से बी की तरफ ऊपर जाएगा तो काइनेटिक तो बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सॉरी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर को बलिदान देना होगा, बलिदान तो देना होगा, बलिदान तो देना होगा। जब साइफोनिक एक्शन में वापस नीचे जाएगा वो बाद में देखेंगे, जब ऊपर ट्रैवल कर रहा होगा फ्लूइड, काइनेटिक ऑलरेडी पाइप में घुसते ही जो बिल्ड हो चुका है, बिल्ड हो चुका है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से फिर वो काइनेटिक चेंज नहीं होगा। आगे आप देखने वाले हो आज के डिस्कशन में कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, क्योंकि A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3 is equal to A4 V4 is equal to A5 V5 is equal to A6 V6। काइनेटिक जो बिल्ड हो गया ए के तुरंत बाद, ध्यान से समझियो, वो काइनेटिक मेंटेन होगा, बट पोटेंशियल आप देखो इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है किसके बलिदान देने से, प्रेशर के बलिदान देने से प्रेशर डिक्रीज होगा। बट ये ध्यान रखना, प्रेशर में डिक्रीज सिंपली रोजी वाई नहीं होगा, प्रेशर में डिक्रीज होगा रोजी एच प्लस वाई, और इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में डिक्रीज होते 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 ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में डिक्रीज होते 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 आप एक्सीडेंटली कुछ लिक्विड पार्टिकल्स को वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर बैठो। Might so happen that you, because of pressure decrease in upward motion, you might accidentally convert some liquid particles into vapor particles. And is that a problem? Not really. Not really. Liquid particles converting into vapor particles should not be a problem. Why should it be a problem?
प्रॉब्लम। ये समस्या होनी भी नहीं चाहिए। समस्या यहां से स्टार्ट होगी जहां से ये समस्या यहां से स्टार्ट होगी जहां से ये पर्पल कलर स्टार्ट हो रिया। काइनेटिक जो बिल्ड है वो बिल्ड है। Kinetic energy is remaining at the same level, but once downward travel starts, then potential is increasing, potential is decreasing again. Who is going to gain? Potential फिर से डिक्रीज कर रहा है, कौन गेन करने वाला है? प्रेशर गेन करने वाला है, और प्रेशर गेन करने वाला है तो क्या होगा? वापस ये वेपर पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज होने लगेंगे। वापस ये वेपर पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज होने लगेंगे। एक वेपर पार्टिकल जब लिक्विड में चेंज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम नॉर्मल प्रेशर लेवल्स पर 15-20 हजार गुना ज्यादा हो सकता है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। स्टीम टेबल उठाकर देख लेना आप, वीजी और वीएफ का रेशियो लेकर। गो एंड चेक योर स्टीम टेबल एंड at a pressure of 20 kilopascal, just check the ratio of Vg and Vf. Vapor occupies 20,000 more times volume than liquid. ये वेपर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही वेपर। जब प्रेशर वापस अपवर्ड ट्रेवल में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, प्रेशर ने बलिदान दिया। डाउनवर्ड ट्रेवल में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर एनर्जी वापस बढ़ना शुरू होगी। प्रेशर एनर्जी वापस बढ़ना शुरू होगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड पार्टिकल्स स्टेबल होना शुरू होंगे। एज लिक्विड पार्टिकल्स स्टार्ट बिकमिंग स्टेबल, my dear friends, those vapor particles are going to collapse into liquids, and vapor particles occupy 1,000 times more volume than corresponding liquid particles. So once they convert themselves back into liquids, they are going to leave behind cavity. They are going to leave cavity behind. Cavity means vacuum, and vacuum means a magnet of all surrounding liquid particles. All surrounding liquid particles are going to rush towards that vacuum and creating enormous pressure in that small cavity. If that cavity happens to form near a boundary or a solid surface, due to that enormous pressure, that solid surface will get damaged. This formation of cavity and the corresponding damage is known by the name cavitation. And wherever pressure minimizes and then gains back, it is going to happen. जहां भी प्रेशर मिनिमाइज होगा और गेन बैक करेगा, ये होने वाला है। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। मजा आ गया? ग्रेट। ऐसे ही एक एक कंसेप्ट को आप बिल्ड होते हुए देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनमैचेबल से समझते सीखते हैं तो भाई साहब समझ लो, ए से अपवर्ड ट्रैवल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। प्रेशर डिक्रीज होते होते हो सकता है इतना डिक्रीज हो जाए कि वेपर बन जाए। जब वापस डाउनवर्ड ट्रैवल शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर वापस गेन होगा। प्रेशर गेन होगा तो वो वेपर जो बन गए थे पार्टिकल, वो बोलेंगे कि अब यार ज्यादा प्रेशर पे हम वेपर नहीं रहेंगे, अब देखो अब हमारा लिक्विड बनने का मूड है, अब हम लिक्विड बनेंगे। वेपर पार्टिकल जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हजारों गुना वॉल्यूम का डिफरेंस क्रिएट होता है। हजारों गुना वॉल्यूम का डिफरेंस क्रिएट होता है, और 1000 टाइम्स जब वॉल्यूम का डिफरेंस क्रिएट होता है, 1000 टाइम्स वॉल्यूम का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वेपर पार्टिकल लिक्विड में कॉम्प्रेस हो जाता है और अपने आसपास, वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था तो अपने आसपास एक कैविटी वो छोड़ देता है। कैविटी मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब अब वही है कि मैं अगर बोलूंगा लोग कहेंगे कि सर ऐसे जोक मत मारा करो। लिक्विड पार्टिकल्स के लिए वैक्यूम मतलब
एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी, आसपास के लिक्विड पार्टिकल्स के लिए वैक्यूम दिख गया, एंड read about cavitation today for the first time I realized it. Exactly, exactly. मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कोई बहुत अच्छी सी बुक आ जाए तो जैसे एग्जैक्टली बुक्स, और क्या, बुक्स बुक्स आ जाएगी या बुक्स, एक बुक अगर कोई लाके रख दे अच्छी सी, देखो कैसे सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स दौड़ पड़ते हैं उस बुक को पढ़ने के लिए। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, so all the mechanical engineers will rush towards that book. Just like that, वैक्यूम की तरफ सराउंडिंग पार्टिकल्स विल रश एंड विल क्रिएट एनॉर्मस प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करेंगे, सरफेस डैमेज हो सकता है। इस कैविटी फॉर्मेशन को और उसके कारण होने वाले डैमेज को कहते हैं कैविटेशन। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कैविटेशन सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये कैविटेशन सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये कैविटेशन यहाँ भी हो सकता है, ये कैविटेशन यहाँ भी हो सकता है, ये कैविटेशन यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेंचुरी में भी तो प्रेशर पहले कम होता है और फिर बिल्ड होना शुरू होता है। इवन इन वेंचुरी द प्रेशर reduces first, then it starts building, then it starts becoming more and more and more again. For example, here area is decreasing, area is decreasing, area is decreasing, so velocity is increasing, velocity is increasing, velocity is increasing, and if velocity is increasing, pressure is decreasing, pressure actually becomes minimum at the throat, pressure actually becomes minimum, pressure actually becomes minimum at the throat, and then my dear friends, here the pressure starts, here the area is increasing again. If area is increasing again, velocity decreases again. If velocity decreases again, pressure increases again. तो यहां से लेकर थ्रोट तक प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके बाद प्रेशर वापस बिल्ड होना शुरू होता है। ऐसा हो सकता है कि थ्रोट तक जाते जाते, ऐसा हो सकता है कि थ्रोट तक जाते जाते एग्जैक्टली वैली। एंड इसी से रिलेटेड एक बात और आप समझ लो फाइनली, बिफोर वी वाइंड दिस अप, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और समझ लो। चलो वो बात बाद में समझाता हूँ, पहले एक साइफोनिक एक्शन पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट्स डू अ प्रॉब्लम ऑन साइफोनिक एक्शन। हाइड्रोलिक साइफोन has vertical height of 4 meter between reservoir level and outlet of siphon as shown. shown कहाँ है? डायग्राम यहीं बना के मैं दे देता हूँ। रिजर्वायर के लेवल में और एग्जिट में और रिजर्वायर के लेवल में, in the level of reservoir and exit we have got, in the level of reservoir and exit we have got 4 meter height, 40 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर गिवन है, 40 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर इज गिवन, सैचुरेशन प्रेशर इज गिवन, एंड दैट सैचुरेशन प्रेशर इज नथिंग बट 7380 pascal. Maximum H that can be allowed, maximum H that can be allowed. तो सबसे पहले तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? At the very first of all, find out the velocity value. Velocity value is going to become 2gh, which is nothing but under root 8g, which is nothing but under root 8g. ये क्या है बेटा? ये है under root 8g. अब आप a और b के बीच में, अब आप a और b के बीच में चाहे तो b और c के बीच में बर्नौली अप्लाई कर दे। Maybe you can apply Bernoulli between B and C. Maybe you can apply Bernoulli between A and B. If I apply Bernoulli between A and B, at A there is atmospheric pressure. At A there is negligible kinetic energy. At A there is a reference. At B pressure हमें find out करना होगा. Pressure हमें find out करना होगा. At B velocity वही होगा जो C पर velocity है और B पर पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में है H. At B potential is H with respect to A. Now before I go ahead and find out something here, I'm going to, ध्यान से समझियो, I'm going to replace VB square by VC square.
ABVB is equal to ABVB is equal to ACVC. ABVB is equal to ACVC, so I can replace VB as VC square upon 2G. VC square upon 2G. VC square upon 2G can be written as H. VC square upon 2G can be written as 4. So I'm going to get P naught upon rho G is equal to PB upon rho G minus PB upon rho G plus 4 plus H. मुझे मिलने वाला है प्रेशर एट पॉइंट बी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा प्रेशर. Pressure at point B is equal to P naught minus rho G and 4 plus H. 4 plus H. अगर आप चाहते हैं कैविटेशन अवॉइड करना, तो आपको वेपर बनना ही नहीं देना होगा. वैसे वेपर बनना कोई समस्या नहीं था. फॉर्मेशन ऑफ वेपर इटसेल्फ वाज नॉट अ प्रॉब्लम. वेपर का लिक्विड में वापस कन्वर्ट होना समस्या था. लेकिन समस्या वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना जरूर है, लेकिन जड़ तो वेपर बनने में है ना. वेपर बनने ही ना दें अगर आप, तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. तो आप वेपर बनने ही ना दें. वेपर बनना वैसे कोई समस्या नहीं है. वेपर का लिक्विड पार्टिकल्स में वापस कन्वर्ट होना, तो वो एक कैविटी छोड़ देते हैं और कैविटी में आसपास के लिक्विड पार्टिकल्स enormous pressure क्रिएट करते हैं by rushing towards themselves. So my dear friends, problem is not really the vapor formation. Problem is ना होगी book, ना होगा rush. Exactly. So problem is not really the vapor formation. Problem is in reality problem is vapor converting back into liquid, but the root of the problem is vapor formation, because if vapor won't have formed, why would it convert back into liquid and why cavitation will occur? So better avoid vapor formation itself, and therefore make sure that minimum possible pressure should never go below this saturation pressure level at given temperature. At given temperature, minimum possible pressure should never ever go below this vapor pressure or saturation pressure. Minimum possible pressure value इसके नीचे नहीं जाना चाहिए to avoid cavitation. सॉल्व कर लो दोस्त. आपको वेपर प्रेशर गिवन है. To avoid cavitation, this minimum possible pressure P naught minus rho G and 4 plus H, this should remain more than given value, that is 7380 Pascal. P naught की वैल्यू रख देना 101325 Pascal. ये रटना पड़ेगा हमें, नहीं क्वेश्चन में गिवन होगा, गेट में गिवन होगा. इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के लिए रटना पड़ेगा. For engineering services etc., you will have to mug it up. For gate, yes, it will be given. So maximum H यहां से आपको मिलेगा H should be less than 5.44, 5.57. H should be less than 5.77. इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा H should be less than 5.57 meter. Okay, one last discussion around Bernoulli's equation. Bernoulli's equation के अराउंड एक आखिरी डिस्कशन. पहले मैंने सोचा कि आज कल की जो चीजें बची हैं उनको छोड़ दूं और आगे बढ़ूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कोई मतलब नहीं है, फिर वो छूट ही जाता है. सीक्वेंशियली ही कवर करते हैं. लेट्स कवर एवरीथिंग सीक्वेंशियली ओनली. Bernoulli's equation के अराउंड here is the last discussion. The last discussion is very simple. That जब आप फ्लो को इनविसिड मानते हो और फ्लो को इनकम्प्रेसिबल मानते हो और फ्लो को स्टेडी मानते हो, बेसिकली हर तरह से फ्लो इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल हो गया तो आइडियल हो गया. इफ इट इज बिकमिंग इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, इट ऑलरेडी बिकम्स आइडियल. इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, then and only then you can say that mechanical energy at station 1
Mechanical energy at station 1 is equal to mechanical energy at station 2. Mechanical energy at station 2. एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा फ्लूइड में, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, जो हमने दूसरे ही दिन ऑब्जर्व कर लिया था कि 5 दिन के बजाय फ्लूइड 6 दिन में होगा। फ्लूइड सब्जेक्ट भी वैसा है, इतनी पॉसिबिलिटीज, इतनी पॉसिबिलिटीज, इतनी पॉसिबिलिटीज, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की इतनी पॉसिबिलिटीज और किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ भी एक चीज अगर छोड़ के आगे बढ़ो तो एक गिल्ट रहता है कि यार नहीं, लेट्स नॉट लीव दैट पॉसिबिलिटी। एंड मेरे से ये सब नहीं हो पाता है कि यूट्यूब के जैसा पढ़ा दूं और पेड कोर्सेज में पेड कोर्सेज के जैसा पढ़ा दूं, जो पढ़ा रहा हूं तो फिर मतलब पढ़ा रहा हूं, फिर ये सब नहीं हो सकता। तो एनीवेज, अगर एक्चुअल रियल फ्लो होगा तब क्या होगा? If actual real flow is going to happen, what will happen? If actual real flow is going to happen, then naturally total energy at 1 will not be same as total energy at 2. बीच में कुछ losses भी होंगे, बीच में कुछ losses भी होंगे। तो मैं लिख सकता हूं total energy at 1 is going into two things. एक, total energy at 2 is visible, total energy at 2 is visible, और दूसरा कुछ losses चले गए कहाँ? Friction etc. Some losses, and these losses of energy are happening in what? These losses of energy are happening in friction etc. ये losses वगैरह जो हैं ये friction में जा रहे हैं। friction अकेला responsible नहीं होगा, friction etc. लिख देता हूं मैं। Let me write friction etc. So P1 by rho g plus इस तरह से। अब अगर कभी आप फ्लो को देखें और हेड लॉस पॉजिटिव मिले, तो आप कहेंगे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फ्रिक्शन एनर्जी ले रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सूरज पूरब में उगता है और पेन छोड़ने पर नीचे जाती है, वैसा ही है जैसा दुनिया में सब कुछ होना चाहिए। अगर HL 0 मिल जाए, अगर आप कहेंगे HL पॉजिटिव है मतलब everything is good, everything is good, 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 everything is good, सब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर HL 0 मिल जाए तो आप कहोगे कि ठीक है, HL 0 हो गया और इसलिए ये A से B या B से A कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकता। कार्नोट साहब इसी को कहते हैं रिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में इसी को रिवर्सिबल कहा जाता है कि आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कार्नोट साहब कहते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस की एक बॉडी से 15 डिग्री सेल्सियस की दूसरी बॉडी में हीट गई, बताओ कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में हीट गई? एंड द वर्ल्ड इज शॉक्ड, कार्नोट साहब रॉक्ड। और इसीलिए हीट ट्रांसफर प्रोसेस रिवर्सिबल तभी हो सकता है जब वो आइसोथर्मल हो। And that's why heat transfer process can be reversible only if it is isothermal. Yes, exactly. So if HL is 0, it's like one body at 15 degrees Celsius transferring heat to another body at 15 degrees Celsius. So you can't tell this, that heat has gone from body A to body B or body B to body A. It depends on how you want to execute that process. But अगर कभी HL नेगेटिव आ जाए, अगर कभी HL नेगेटिव आ जाए, तो आप कहने वाले हो ओ मोरी मैया जो का देख लो। HL नेगेटिव आने का मतलब ऐसा कि फ्रिक्शन ने आज डिसाइड किया कि यार इतने दिनों से इस बेचारे की एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं और मैं लगातार खा रहा हूं इसकी एनर्जी। आज यार दया आ गई मुझे इस पर, आज ना इसको एनर्जी वापस कर देते हैं। लेट्स गिव हिज एनर्जी बैक टू हिम। आज इसको एनर्जी वापस कर देते हैं। ये एक इम्पॉसिबल सिनेरियो होगा। Losses will always be one directional. Losses can never happen in another direction. तो
अगर हेड लॉसेस पॉजिटिव आ जाएं तो आप कहोगे कि जो भी मैंने अश्यूम किया है वो पॉसिबल है, जो भी मैंने अश्यूम किया है वो रियलिटी है, वो एक्चुअली हो सकता है। हेड लॉसेस जीरो आ जाएं तो आप बोलोगे assumed direction is wrong exactly. Flow will say I'm impossible. Exactly. यही बात थर्मोडायनेमिक्स में, अब जैसे ये है water flows through a vertical pipe as is shown in the figure. Which of the following is correct? Flow is non-ideal and water is flowing up in the pipe. Basically, flow will always happen from higher total energy to lower total energy, so that HL remains positive. Higher total energy to lower total energy, so that HL remains positive. Flow will always happen from higher total energy to lower total energy, so that HL remains positive. अब जैसे यहाँ पर है water flows through a vertical pipe as is shown in the figure. Which of the following is correct? Flow is non-ideal and water is flowing up in the pipe. Flow is non-ideal and water is flowing down in the pipe. Flow is ideal and therefore the direction of flow possible up as well as down. The flow is ideal but downward. आज के टेस्ट में पहले आपने ऐसा एक क्वेश्चन देख लिया है और फिर आप प्रैक्टिस सेशन में देख रहे हो। अगर पहले प्रैक्टिस सेशन में करवा दिया होता तो फिर टेस्ट में नहीं आता प्रॉब्लम। Then you won't have seen exactly. So first of all, डाया सेम होने के कारण, डाया सेम होने के कारण वाटर है तो इनकम्प्रेसिबल हो गया बाय डिफॉल्ट। वाटर मीन्स व्हाट? वाटर मीन्स by default incompressible, and water means by default incompressible. So I have A1 V1 is equal to A2 V2. I have A1 V1 is equal to A2 V2, and A1 and A2 are going to get cancelled. So kinetic energy remains constant. If kinetic energy remains constant, then what is the total energy at 1? Total energy at 1 is V1 by rho g plus V1 square by 2g plus something, and total energy at 2 is V2 by rho g plus V2 square by 2g plus something, basically H1 star plus V1 square upon 2g and H2 star plus V2 square upon 2g. Let's take the difference. Total energy per unit weight at 1 minus total energy per unit weight at 2. That will become H1 star minus H2 star, because kinetic and kinetic will get cancelled. Now naturally differential manometer static या total piezometric head के कारण डिफ्लेक्ट होता है। अगर 1 का piezometric head 2 से ज्यादा ना होता तो ये differential manometer ऐसा डिफ्लेक्ट ही ना हुआ होता। This differential manometer has deflected from 1 towards 2. And if the differential manometer has deflected from section 1 towards section 2, that means there is a static head difference existing. There is a static head difference existing. And if there is a static head difference existing, that will start representing head loss. अभी पिछले पेज पर जो मैंने लिखा है वहां से देख लो, वो स्टैटिक हेड का डिफरेंस हेड लॉस रिप्रेजेंट करने लगेगा। That static head difference will start representing the head loss. ये बात आज के डिस्कशन में फिर से आनी है। That static head difference will start representing head loss. So I'm going to get head loss is equal to static head का difference, that is rho m upon rho w minus 1 multiplied by delta. Rho m upon rho w minus 1 multiplied by delta.
क्योंकि H1 स्टार इज ग्रेटर देन H2 स्टार, इसका मतलब फ्लो अपवर्ड है। जब भी कांस्टेंट डाया की पाइप आ जाए तो आप सिर्फ स्टैटिक एनर्जी से डिसाइड करेंगे, और जब भी कांस्टेंट डाया ना हो तो आप टोटल एनर्जी से डिसाइड करेंगे। When it happens to be constant dia pipe, then you are going to decide on the basis of static energy difference. And when it's not constant dia pipe, then you will decide on the basis of total head. सर वो तो ठीक है, ये कैसे पता चला कि फ्लो नॉन आइडियल है? अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्टैटिक हेड में डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए था अगर आइडियल फ्लो होता तो। अगर आइडियल फ्लो होता और v1² by 2g और v2² by 2g सेम है तो H1 स्टार और H2 स्टार भी सेम होते अगर आइडियल फ्लो होता तो। If it was ideal flow, then H1 star and H2 star must have been similar. I now take you to the last discussion of fluid dynamics. And the last discussion of fluid dynamics. Fluid dynamics का पहला discussion था linear momentum equation, and fluid dynamics का पहला discussion था linear momentum equation. क्या है linear momentum equation? Linear momentum equation है मास फ्लो रेट क्यों लिख रहे हैं सर आप? फ्लूइड डायनेमिक्स का सबसे पहला डिस्कशन था, द वेरी फर्स्ट डिस्कशन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स वाज लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, दैट मोमेंटम आ सकता है आने वाले पार्टिकल्स के साथ, और मोमेंटम आ सकता है फोर्सेस के साथ, और मोमेंटम फिर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम चेंज भी होता रह सकता है। विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम मोमेंटम कैन कीप चेंजिंग, एंड देन मोमेंटम जाने का एक तरीका है जाने वाले पार्टिकल्स के साथ मोमेंटम का जाना, जाने वाले पार्टिकल्स के साथ मोमेंटम का जाना। एक बात याद रखना बेटा, दैट ये लीनियर मोमेंटम इक्वेशन एक डायरेक्शनल इक्वेशन है। वन थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज दैट दिस लीनियर मोमेंटम इक्वेशन इज अ डायरेक्शनल इक्वेशन। एक बात और याद रखना, दैट हम हमेशा मोमेंटम फ्लो कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा मोमेंटम फ्लो कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम फ्लक्स या मोमेंटम फ्लो जो भी कह लो, रेट ऑफ मोमेंटम फ्लो को मोमेंटम फ्लक्स भी कहते हैं, एंड दैट मोमेंटम फ्लक्स इज नथिंग बट सिंपली m डॉट v। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती पूरे एरिया पर, बट अगर जस्ट इन केस कांस्टेंट वेलोसिटी ना हो तो फिर आप एक छोटे से एरिया पर कैलकुलेट करोगे छोटू मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी एंड उसको इंटीग्रेट करोगे, तो एक्चुअल मोमेंटम फ्लो ऐसा मिलेगा आपको। एक्चुअल रेट ऑफ मोमेंटम फ्लो विल बी लाइक दिस। बट लोगों ने कहा, एक तो ये लोगों को ना सब्र नहीं हो पाता है, मतलब ये कह ही देते हैं। लोगों ने कहा कि अगर मैंने इसी तरह से कैलकुलेट कर दिया होता सभी जगह एवरेज वेलोसिटी मानकर, तो क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि एवरेज वेलोसिटी एक ऐसी हाइपोथेटिकल कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो इक्वल डिस्चार्ज दे सके, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको इक्वल मोमेंटम दे पाएगा। इसलिए इट इज नॉट गारंटीड दैट इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम मोमेंटम। सो माइंड इट, अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बेसिस पर मोमेंटम फ्लो रेट कैलकुलेट कर लो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दैट वो आपको एक्चुअल मोमेंटम फ्लो रेट दे पाएगा। लोगों ने कहा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मालूम होती है जनरली हमें, कितना अच्छा होता अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके, कितना अच्छा होता अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके हमें एक्चुअल मोमेंटम फ्लो रेट मिल जाता, कितना बेहतर होता, कितना बेहतर होता। बट ऐसे कैसे, जब नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं, लेकिन कितना अच्छा होता ना, हाउ ब्यूटीफुल इट वुड हैव बीन इफ
momentum flow rate calculated on the basis of average velocity would have given us the same momentum flow rate as actual one. How can someone be so selfless? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. Nadeem. Nadeem या Nadim? How do you pronounce your name? I can see you're from Kashmir. I always wanted to visit. So I assume you are pronouncing yourself as Nadim. Nadim. Acha, Nadim. Great. Nadim, thank you so very much for your encouragement and compliment. Really means a lot. So rho u average square A and integral, that will be my pleasure. Oh, that's great. So ठीक है, इस जनवरी में प्लान करता हूँ. But how would I connect with you? Maybe you can note down my number and you can always say hi. 700-728-9510. So अगर मैं एक एवरेज वेलोसिटी की बेसिस पर मोमेंटम फ्लो रेट कैलकुलेट करूं, क्या वो मुझे एक्चुअल मोमेंटम फ्लो रेट देगा? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअल मोमेंटम फ्लो रेट, जो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है, वो डिस्चार्ज की बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि एवरेज वेलोसिटी वो सिंगल हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वेलोसिटी है जो अगर पूरे सेक्शन पर अप्लाई की जाए तो डिस्चार्ज दे सके. एवरेज वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट हाइपोथेटिकल velocity which if applied on entire section would have given the same discharge, and therefore it's not going to give. People said अगर एक करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं और ये देने लग जाए तो उस करेक्शन फैक्टर को आज से मैं मोमेंटम फ्लक्स करेक्शन फैक्टर कहा करूंगा. उस करेक्शन फैक्टर को आज से मैं मोमेंटम फ्लक्स करेक्शन फैक्टर कहा करूंगा. फ्लूइड डायनामिक्स में दूसरी बात हमने डिस्कस की बर्नौलीज इक्वेशन. Second thing that we discussed was Bernoulli's equation. Bernoulli's equation is obtained from integrating Euler's equation along a streamline, integrating Euler's equation along streamline. Bernoulli's equation is total energy at 1 per unit weight is equal to total energy at 2 per unit weight. सिर्फ स्ट्रीमलाइन पे अप्लाई कर पाएंगे अगर फ्लो सिर्फ स्ट्रीमलाइन पे अप्लाई कर पाएंगे अगर फ्लो ISI हुआ और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अप्लाई कर पाएंगे अगर फ्लो इनविसिड स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल के साथ साथ irrotational भी हुआ. Third discussion was about applications of Bernoulli. Applications of Bernoulli, we discussed number of things. First thing was pitot tube, stagnation tube की रीडिंग और static tube की रीडिंग. अगर दोनों ट्यूब्स अलग अलग हैं, अगर दोनों ट्यूब्स अलग अलग नहीं हैं, स्टैग्नेशन ट्यूब और स्टैटिक ट्यूब की रीडिंग का डिफरेंस ले लो बेटा. अगर दोनों ट्यूब्स ओपन और अलग अलग हैं और अगर दोनों ट्यूब्स ओपन और अलग अलग नहीं हैं, if both the tubes are not open but they are connected with each other, then 2g rho m by rho w minus 1 multiplied by delta. ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने कल प्रूफ किए थे. पहला तो आज भी प्रूफ किया. तीसरी बात हमने समझी दैट स्टैटिक ट्यूब और स्टैग्नेशन ट्यूब की मदद से हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइंस ट्रेस कर सकते हैं. चौथी बात हमने सीखी वेंचुरी ओरिफिस और नोजल को लेकर. वेंचुरी ओरिफिस और नोजल को लेकर A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एंड अंडर रूट 2G डेल्टा H स्टार. ये वेंचुरी से रिलेटेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए. हाँ रामराज, करेक्शन फैक्टर मोमेंटम फ्लक्स करेक्शन फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा.
इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 और उसका हिंट है वेलोसिटी पर स्क्वायर होना, उसका हिंट है वेलोसिटी पर स्क्वायर हो जाना। सो वेंचुरी ओरिफिस और नोजल पर कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, एंड पांचवा डिस्कशन था हाइड्रोलिक साइफोनिक एक्शन को लेकर। आपने जो कैविटेशन फिनोमिनन देखा वो कैविटेशन फिनोमिनन एक्चुअली वेंचुरी में भी हो सकता है। दैट कैविटेशन फिनोमिनन कैन हैपन इन वेंचुरी एज वेल। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई टेक यू टू लास्ट डिस्कशन ऑफ fluid dynamics, which people usually don't cover much in detail. Now I take you to the last discussion of fluid dynamics, which people usually don't cover in detail. जो यूजुअली डिटेल में कवर नहीं किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था दैट प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स एंड बॉडी फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। Pressure force plus viscous force plus body force is equal to mass multiplied by acceleration. Pressure force plus viscous force plus body force is equal to mass multiplied by acceleration. Pressure force plus viscous force plus body force is equal to mass multiplied by acceleration. सर मैंने कभी आइलर्स इक्वेशन को F is equal to ma ऐसा सोचा भी नहीं था। I know. That's what the problem is. People made engineering detached from science, and that's where the real problem started. जो न्यूटन सेकंड लॉ से आइलर्स इक्वेशन को पैदा होते हुए देखे, वो आइलर्स इक्वेशन को कभी हवा नहीं मानेगा। आइलर्स इक्वेशन को हवा वो मानेगा, आइलर्स इक्वेशन से खौफ वो खाएगा जो उसे न्यूटन सेकंड लॉ से पैदा होते हुए ना देखे। और आपने कल के सेशन में देखा है न्यूटन सेकंड लॉ से पैदा होते हुए आइलर्स इक्वेशन को। माय डियर फ्रेंड्स, Euler's equation is nothing but just a manipulated version of Newton's second law. इनविसिड फ्लो है तो विस्कस फोर्सेस होंगे नहीं। बॉडी फोर्सेस अगर आप यूनिट वॉल्यूम पर मान लें, बी एक्स, तो टोटल वॉल्यूम पर हो जाएंगे बी एक्स इंटू डी वी। प्रेशर फोर्सेस हो जाएंगे पी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी जेड और पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स, पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी जेड। पी डी वाई डी जेड ने पी डी वाई डी जेड को मार दो तो मेरे पास बचो डेल पी बाई डेल एक्स एंड डी एक्स डी वाई डी जेड, एंड विस्कस फोर्सेस है नहीं, इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। वॉल्यूम ने वॉल्यूम को वॉल्यूम से वॉल्यूम तक मार दिया। एक लाइन में आइलर्स इक्वेशन पैदा होती हैं, एक लाइन में, इन वन लाइन आइलर्स इक्वेशन कम इनटू द पिक्चर। कभी आपसे पूछ लिया जाए आइलर्स इक्वेशन का हर टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, आप बोलने वाले हो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। What exactly each term of Euler's equation represents, you are going to say force per unit volume. In vector form, we write them like this: minus gradient of pressure plus. In vector form, we write it like this: gradient of pressure plus body force is equal to density multiplied by acceleration vector. सबसे पहला एप्लीकेशन, आइलर्स इक्वेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन फ्लूइड का
rigid body translation. The first application of Euler's equation is the rigid body translation of the fluid. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. फसल पे फसल पे फसल पे फसल पे फसल पे फसल काटते जा रहे हैं हम लोग, and we will keep cutting the crop like that. Rigid body translation. What is rigid body translation? Rigid body translation is that suppose the fluid is contained in a container. Suppose the fluid is contained in a container, and suppose that container is having some finite acceleration in 2D plane, xy plane. Suppose, अब इसमें क्या है, इनविसिड कैसे हुआ ये, जब एक लेयर से दूसरे लेयर से तीसरे लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो क्या कोई विस्कस shear स्ट्रेस डेवलप हो सकती है लेयर्स के बीच में? When there is no relative motion from one layer to another layer to another layer to another layer, can you really have some viscous shear stress developing between the layers? Hello? Can you have? No, you can't have. And क्योंकि layer to layer to layer to layer motion ही नहीं है, no relative motion between layers, therefore no shear stress. इसलिए कोई shear stress नहीं होगा, और कोई shear stress नहीं होगा. ध्यान से समझियो. नो रिलेटिव मोशन तो कोई shear stress नहीं होगा, कोई shear stress नहीं होगा तो फ्लो हो गया या मोशन हो गया इनविसिड. ऐसा नहीं है कि विस्कोसिटी जीरो है फ्लूइड की. फ्लूइड इनविसिड है ऐसा किसी ने नहीं कहा, फ्लो इनविसिड है. It's not like that the fluid is inviscid. It's the case that flow is inviscid. Flow inviscid है बेटा. This is an inviscid flow. ध्यान से समझियो. और इसलिए मैं यूज कर सकता हूँ Euler's equation. I can use Euler's equation. I'm further assuming there is no other force, other body force than gravity. I'm further assuming that gravity is the only body force. Gravity is the only body force. Gravity is the only body force. So I'm going to get rho fx. यहाँ से मुझे pressure x direction में कैसे change होगा वो मिल जाएगा. I'm going to get how exactly the pressure will change in x direction. Y direction में gravity force per unit volume क्या होगा? Gravity force per unit volume is going to become gravity force per unit volume is going to become rho g. Gravity force per unit volume downward है इसलिए माइनस ले लिया मैंने और rho g. यहाँ से मुझे del p by del y मिल जाएगा. From here I'm going to get the value of del p by del y, and that is nothing but rho fy and rho g. Naturally, total change in pressure को express कर सकता हूँ मैं del p by del x dx. Total change in pressure can be expressed as del p by del x dx plus del p by del y dy. Del p by del x dx plus del p by del y dy, and del p by del x और del p by del y दोनों वैल्यूज मालूम है, तो मैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर में होने वाला डिफरेंशियल चेंज कैलकुलेट कर सकता हूँ. I can calculate the differential change in pressure between any two points. I can calculate the differential change in pressure between any two points. ध्यान से समझियो. So differential change in pressure between any two points can be expressed from here. इसको next page पे express करें better. Sir, in inviscid flow, why viscous force should be zero? Because that's the definition of inviscid flow, na? Otherwise, why would you call it inviscid? If viscous forces are present, why and how you can call it inviscid, na? You can't call it inviscid anymore. You yourself are calling inviscid flow.
That means viscous forces, it's like frictionless surface having friction. How can a frictionless surface have friction? You say in viscous flow, it has to have viscous force is zero. In viscid कह दिया तो विस्कस फोर्सेस जीरो होने होंगे, वैसे ही जैसे फ्रिक्शनलेस कह दिया सॉलिड्स में तो फ्रिक्शन फोर्सेस जीरो होने होंगे. I got differential change in pressure. Differential change in pressure is rho fx dx minus rho fy plus g into dy minus rho fy plus g into dy. Today's session is like today's test discussion. No. At least 70% problems you got from previous sessions. Now 30% problems you got from, because I assume कि जो उस दिन के टॉपिक थे वो आपने सेल्फ प्रैक्टिस किए होंगे. That is something I assume. सबसे पहली बात, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो इसको इंटीग्रेट करके. By integrating this, and of course I'm assuming that there is uniform acceleration. मैं assume कर रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अगर कंटेनर का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे किन्हीं भी दो पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस पता चल सकता है. I can calculate the pressure difference in container between any two points. All I need to do is इस तरफ आ जाएगा डेल्टा पी, यहाँ आ जाएगा माइनस रो एफ एक्स डेल्टा एक्स minus rho fx delta x and minus rho fy plus g minus rho fy plus g delta y. So पहली बात तो आपको ये पता चल गई. First thing that is known to you is this. Second thing is the most important thing here, that जैसे एक static fluid में आपने देखा था horizontal surfaces पे pressure constant रहा करता था, like in static fluid you saw that on a horizontal surface pressure remained constant. Similarly, in this case of accelerating container or accelerating tank, what will be the shape and orientation of that surface where pressure will be constant? जैसे स्टैटिक फ्लूइड में आपने देखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर कांस्टेंट रहा करता था, वैसे ही इस पर्टिकुलर एक्सेलरेटिंग टैंक में fx fy दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं या सिर्फ fx प्रेजेंट हो सकता है. maybe fx and fy both are present and maybe only fx is present. So constant pressure surface की बात कर रहे हैं आप. You are talking about constant pressure surface, and if you are talking about constant pressure surface, isobaric surface, अगर आप constant pressure surface की बात कर रहे हो तो आप कहने वाले हो dp is equal to 0. If you are talking about constant pressure surface, you are going to say dp is equal to 0. dp को अगर मैं 0 कर दूं, मुझे मिलेगा माइनस रो fx dx माइनस रो fy plus g माइनस रो fy plus g dy is equal to 0. रो ने रो को मार दिया और मुझे यहां से मिलता है कि कांस्टेंट प्रेशर सरफेस का dy by dx होगा fx upon fy plus g. A constant pressure surface will have dy by dx this much. दो बातें. पहली बात, two things. First thing, fx और fy अगर यूनिफॉर्म है, अगर कंटेनर
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, अगर कंटेनर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो dy बाई dx, dy तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया. If and only if container is uniformly accelerated, if and only if container is uniformly accelerated, if and only if container is uniformly accelerated, this whole thing becomes constant. और dy by dx के कांस्टेंट हो जाने का मतलब है स्लोप का कांस्टेंट हो जाना. कहते हैं स्लोप के कांस्टेंट हो जाने का मतलब होता है एक स्लोप के कांस्टेंट हो जाने का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस. कहते हैं स्लोप के कांस्टेंट हो जाने का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस. एक बात तो तय हो गई कि कांस्टेंट प्रेशर सरफेस एक प्लेन सरफेस होगा. दूसरी बात स्लोप नेगेटिव है. दूसरी बात स्लोप नेगेटिव है. स्लोप सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, स्लोप नेगेटिव है. नेगेटिव हो जाने का मतलब ये हुआ दैट कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस बैकवर्ड टिल्ट होंगे. कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस आर गोइंग टू टिल्ट बैकवर्ड. कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस आर गोइंग टू टिल्ट बैकवर्ड. ध्यान से समझियो, नेगेटिव स्लोप है तो आपको एक बैकवर्ड टिल्टिंग दिखेगी, क्योंकि फ्री सरफेस भी एक कांस्टेंट प्रेशर सरफेस होता है. फ्री सरफेस एक कांस्टेंट प्रेशर सरफेस होता है. जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो वो कांस्टेंट प्रेशर सरफेस नहीं होगा क्या? Free surface itself is a constant pressure surface because it has atmospheric pressure everywhere. That means even free surface is going to follow this. One, it will remain as a free plane surface. Two, it will tilt backward. Constant pressure surfaces, number one, plane surfaces होंगे. Number two, backward tilt होंगे. Number one, constant pressure surfaces are going to remain plane surface. Number two, they are going to tilt backward, 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 backward. They are going to tilt backward. अगर कभी आपको कह दिया जाए अगर कभी आपको कह दिया जाए कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं कि फ्लूइड स्पिल आउट ना हो, तो ये ध्यान रखना टिल्ट होने के बाद ये जो राइज है फ्लूइड का, ये राइज जो भी मैक्सिमम अवेलेबल हाइट हो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. फॉर नो स्पिल A must be less than that H max. But A है क्या? A है B by 2 multiplied by tan theta. A is what? A is B by 2 multiplied by tan theta. And tan theta is nothing but dy by dx. And dy by dx अभी आपने कैलकुलेट किया था fx upon fy plus g. कुल मिलाकर एक्सीलरेटेड कंटेनर के केस में ये लास्ट दो फॉर्मूलाज याद रख लो हमेशा के लिए. पहला फॉर्मूला दैट प्रेशर में डिफरेंशियल चेंज वाला फॉर्मूला रो एफ एक्स डी एक्स एंड रो एफ वाई प्लस जी डी वाई, पहला फॉर्मूला. और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस का स्लोप होगा नेगेटिव और वो होगा कुछ इतना. कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस will have negative slope and it will be something like this.
ये दो बातें प्लीज याद रख लो। Constant pressure surfaces will have negative slope, and that negative slope will be fx upon fy plus g। दूसरी तरफ आप dy by dx को tan थीटा लिख सकते हो और tan थीटा को a upon b by 2 लिख सकते हो। You can write tan theta as a upon b by 2. Okay? A closed pressurized tank is uniformly accelerated as shown. A closed pressurized tank is uniformly accelerated as shown. A के कंपैरिजन में B हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और A मिड पॉइंट पर है एंड टोटल विड्थ है B, तो ये हो जाएगा B by 2। ये मतलब गिवन है फिगर, ये फिगर एक्चुअली गिवन है। ओके, दिस फिगर इज गिवन। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है कंटेनर का। मिड पॉइंट और उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस गिवन है। टेस्ट में क्वेश्चंस में घूम जाते हैं, झूम जाते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि दो बातें याद रखो। पहली बात अगर याद रखोगे तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू माइनस रो एफ एक्स डी एक्स माइनस रो एफ वाई प्लस एफ वाई प्लस जी multiplied by dy minus rho fy plus g multiplied by dy. Now fy is 0 here. Fy is 0 here. Okay. And A and B don't have any vertical positional difference. A and B they don't have any vertical positional difference. तो इसको इंटीग्रेट कर दो A से लेकर B तक, इसको A से लेकर B तक इंटीग्रेट कर दो ध्यानम से समझियम। I'm going to integrate this from point A to point B and constant acceleration है तो once again from point A to point B and this is rho g and once again from point A to point B ये बन जाएगा PB माइनस PA और ये बन जाएगा रो एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी बाई टू। ए के रिस्पेक्ट में बी पर माइनस बी बाई टू है एक्स, या फिर आप ऐसे कह लो कि बी पर अगर आप जीरो ले लो और ए पर प्लस बी बाई टू ले लो तब भी डिफरेंस लेने के बाद माइनस बी बाई टू ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ओरिजिन कहां पर सेलेक्ट करते हो। आप ए पर ओरिजिन सेलेक्ट कर लो, बी पर माइनस बी बाई टू लिख दो, या फिर बी पर ओरिजिन सेलेक्ट करके ए पर प्लस बी बाई टू लिख दो। इंटीग्रेट करने के बाद ये माइनस बी बाई टू ही होगा और ए और बी दोनों के वाई लेवल सिमिलर हैं। ऐसा गिवन है कि बी पर प्रेशर ट्वाइस है ए के कंपैरिजन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आई एम गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, I'm going to get something like this. So fx is equal to nothing but 2p upon rho b. Fx is equal to 2p upon rho b.
Only 27 likes? No. There are 73 likes as I can see. बाय द वे, मेरा कम्युनिटी पोस्ट बीच बीच में देखते रहना यूट्यूब पर. देयर इज अ मीमर इन मी. 1 घंटे पीछे था, लाइव आ गया, क्या ही तो बात है. नाउ आई एम बैक इन द गेम. बढ़िया 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 बढ़िया. एंड नाउ देयर आर 85 लाइक्स. अब इसमें कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, यही दो फॉर्मूलाज आप यूज करने वाले हो और बड़े आराम से डन होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको दे दूं ये और प्रॉब्लम इस पर करवा देता हूं मैं. लेट्स नॉट हरी अप. So let me just quickly solve one more problem. Let's say that there is an inclined plane, and over that inclined plane of angle 30 degree, a tank is getting accelerated. अब इसमें देखो, टेस्ट में मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हमेशा मैकेनिक्स मिला सकता हूं. इसमें आई कैन ऑलवेज मिक्स मैकेनिक्स इन दैट. इंक्लाइन प्लेन आया, मैं फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और आई कैन मिक्स अ लॉट ऑफ मैकेनिक्स हियर. I can actually Darcy who is back. Exactly. मनी हाइस्ट देखते समय जब वो डिस्कशन आया, आई वाज लाइक, भाई क्या डिटेल में गए हैं ये लोग सीरीज बनाते समय. इंडियन सिनेमा मेकर्स आर लाइक, क्या बनाएंगे वो. अभी आधा टुकड़ा गायब था वो ब्रह्मास्त्र. ओ भाई, ऐसा लग रहा था मैं देख नहीं रहा था, मेरा भाई बगल में बैठा देख रहा था फोन में अपने, और मुझे सर दर्द होने लग गया. सीरियसली. मान लेता हूं कि इसको आप इंक्लाइन पे अपवर्ड एक्सेलरेट कर रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. एंड इफ इनिशियली इट वाज लाइक दिस, if initially it was like this, अब आपको बताना है कि सरफेसेस किस तरह से टिल्ट हुए होंगे. एंड सरफेसेस किस तरह से टिल्ट हुए होंगे वही नहीं बताना, आपको ये भी बताना है दैट if this total distance is 4 meter and this total distance is 2 meter, then what will be the pressure at this corner once it is accelerating. Once ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जो ठगा है, सुनाऊंगा किसी दिन, अभी बहुत ज्यादा कवर करना है. तो ए पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट. भाई साहब, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में हम फर्स्ट डे फर्स्ट सो गए थे. अरे हमें बाद में रियलाइज हुआ कि नाम मूवी का ठग्स ऑफ हिंदुस्तान क्यों रखा था. मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि आई एम लाइक अ फैन ऑफ आमिर खान वर्क, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे दोस्तों को, मैं लखनऊ आया था हैदराबाद से वापस, और हैदराबाद में 3-4 महीने लगातार इतनी क्लासेस चलती थी कि जब मैं लखनऊ आता था तो दोस्तों से मिलता था और लगता था थोड़ी मस्ती की जाए. तो मैंने बोला कि यार, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो रही है और आमिर के वर्क का मैं फैन हूँ, तो एक काम करते हैं, चलते हैं. सब बोल रहे थे अरे नहीं नहीं. मैंने कहा कि चल अच्छा, पैसे की बात नहीं है, मैं सबको मूवी दिखाऊंगा ये वाली, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. एंड मैं एक्चुअली सबको पिक भी किया अपनी इंडेवर से.
और लेकर गया। It actually happened to me. And then I was like, भाई साहब, आज से बॉलीवुड पे भरोसा उठ चुका है मेरा। चलो बताओ किस तरह से टिल्ट होंगे ये, और पॉइंट ए पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट ए पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपने पूरी एनालिसिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में की है। You have done entire analysis in horizontal vertical, and therefore you are, first of all, you are going to break your acceleration into horizontal vertical components. So horizontal component of acceleration becomes 3 cos 30 and vertical component of acceleration becomes 3 sin 30. 3 cos 30 and 3 sin 30. Clear as Abhinay? Is that clear to all of you? It becomes 3 cos 30 and 3 sin 30. अब एफ एक्स और एफ वाई आ गए, तो सबसे पहला काम आप ये करने वाले हो कि आप कैलकुलेट करने वाले हो हॉरिजॉन्टल से, इंक्लाइंड से नहीं, हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट होंगे। हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट होंगे ये कैलकुलेट करने वाले हो आप। dy by dx is equal to minus fx upon fy plus g, and this will give you from हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट होगा फ्री सरफेस, वो आपको मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो 3 sin 30, सॉरी 3 cos 30, 3 cos 30 अपॉन 3 sin 30 प्लस 9.81 प्लस 9.81। ओके, तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, फिर से बता दूं, आपने एनालिसिस किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में नहीं की थी, आपने एनालिसिस की थी, योर एनालिसिस वाज 9.81 प्लस 1.5, 0.22, ये 12.93 डिग्रीज टिल्ट होगा हॉरिजॉन्टल से। दिस टिल्टिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 12.93 degrees. But again, saying it for one last time, horizontal, horizontal, horizontal. Horizontal से 12.93 degrees tilt होगा. It is going to tilt at 12.93 degrees with respect to horizontal. So 3 meter per second square से अगर ये मूव कर रहा है और 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है प्लेन, तो ये पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, अब हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा बैकवर्ड टिल्टिंग हुआ होगा, एंड दैट बैकवर्ड टिल्टिंग विल बी रफली वेरी स्मॉल 12.93 डिग्रीज। ये ध्यान रखना, ये इंक्लाइन प्लेन से टिल्टिंग नहीं है। आपकी फीलिंग ऐसी ही आएगी आपको ना, ये टिल्टिंग जो है, क्योंकि हमने पूरी एनालिसिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ की है, बिकॉज वी हैव डन एंटायर एनालिसिस यूजिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, therefore this angle and everything that we have calculated will be valid only with horizontal vertical things. तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ ही वैलिड होगा, और इसलिए टिल्टिंग होगी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल से 12.93 डिग्रीज। 12.93 डिग्रीज ध्यान से समझियो। एक बार ये आपको पता चल गया तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? प्रेशर एट ए। यू कैन कैलकुलेट प्रेशर एट ए, बट प्रेशर एट ए कैलकुलेट करने से पहले आपको राइज कैलकुलेट करना होगा। बिफोर यू कैन कैलकुलेट प्रेशर एट ए, यू विल हैव टू कैलकुलेट द राइज। राइज कितना हो जाएगा? व्हाट्स गोइंग टू बी द राइज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल?
इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम एक्चुअली. सो राइज क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस मच राइज हियर? This much rise you can calculate. First of all, you will have to calculate this part. Hmm. Wait a moment. This horizontal part is no more 2. This horizontal part is actually going to be 2 upon cos 30 or 2 upon sin 30, है ना? Because कंटेनर की डायमेंशंस जो हैं वो किसी और एक्सिस पे डिस्क्राइब्ड हैं अब, और आप देख किसी और एक्सिस पर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल तो पता चल चुका है 12.93 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. But now I want to calculate the rise. Rise, how do we calculate? Given that it is at some angle, geometry will play a role here. Well. I will have to calculate multiple things. I would better calculate 12.93 plus this angle is inclined plane ka horizontal se angle, that is 30 degree. So I will better calculate this much rise, because that will give me an opportunity to calculate right angle. Yes. So this much rise, if I calculate not with respect to horizontal, but with respect to inclined plane. Just in case अगर नहीं समझ में आया हो ये, तो फिर से एक बार बता देता हूँ. पहली बात, हमने जो भी एनालिसिस की है बेटा, वो सारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ थी, और इसलिए वो पूरी एनालिसिस हमें हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर टिल्टिंग हुई है वो बताएगा. बट राइज अगर कैलकुलेट करना है तो पहले इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक डायमेंशन देखनी होगी, so that हमें ये 90 डिग्री मिल जाएगा, and then you can calculate rise. The rise. Okay? Which is going to become simply 4 का half यानी कि 2, but उसमें फिर आप थीटा को 12.93 नहीं ले सकते. You can't take theta as 12.93. You will have to take horizontal से inclined plane का angle 30 degree उसमें add करना होगा. So I can calculate this much. This much will become how much? This much will become a upon 2 is equal to 10. A upon 2 is equal to 10. 12.93 plus 30 degree. 12.93 plus 30 degree. क्लियर है? अब आपको finally you will have to determine the location of point A with respect to this topmost point. Once you do that, then you will be able to use the first formula, which was dp is equal to minus rho fx dx minus rho fy plus g dy. तो A से B तक का हाइट कैलकुलेट करना होगा 1.86. ओके, लेकिन वो आप सीधे सीधे नहीं यूज कर सकते. दैट यू कांट यूज डायरेक्टली. उसमें फिर फर्दर एक ट्विस्ट है. दिस बिकेम अ प्रॉब्लम मोर टिपिकल देन आई एंटिसिपेटेड, बट ठीक है, वो खतरों से खेलना हमारी आदत है. तो A प्लस ये जो भी आएगा, ये हाइट आप कैलकुलेट कर लेना ज्योमेट्री से. मैं फाइनल स्टेप आपको बता देता हूं कि फाइनल स्टेप A पर
कैलकुलेट करना पड़ गया तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जस्ट इन केस इफ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर एट ए, हाउ वुड यू कैलकुलेट द प्रेशर एट ए? ध्यान से समझियो। ए पर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करने वाले हो आप? लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट। ए पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको बी से ए तक एक्स और वाई ट्रेवल देखना होगा, और एक्स और वाई ट्रेवल, एक बार ए से बी की डायरेक्ट हाइट आपको मिल जाए तो ए से बी का वाई ट्रेवल और ए से बी का एक्स ट्रेवल, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो द x travel between A and B, and you should know the y travel between A and B. And once you know the x travel between A and B and y travel between A and B, then you can express PA minus PB is equal to minus rho fx multiplied by x travel between A and B. And this is going to be a positive travel, but y travel is going to be negative travel. Minus rho fy plus g minus rho fy plus g, and y travel is negative travel. ए की तरफ जब आप जा रहे हो तो अच्छा, पी ए माइनस पी बी मतलब ए फाइनल है, तो ए अगर फाइनल पॉइंट है तो बी से ए फाइनल पॉइंट है, तो माइनस नेगेटिव ट्रेवल है वाई वाला ट्रेवल। वाई ट्रेवल इज नेगेटिव ट्रेवल। एक बारी फिर से सर, एक बारी फिर से समझ लो, लेकिन ज्योमेट्री अप्लाई करके ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपकी जिम्मेदारी है। अप्लाइंग ज्योमेट्री एंड tank geometry is given 4 meter and 2 meter, and height is unlimited, so there is no spilling happening here. Tank geometry is given, width is 4 meter and initial height of the water is 2 meter, and there is unlimited height, so no chance of spilling. Okay, now listen and try understanding. अगर A फाइनल है और B इनिशियल है, तो प्रेशर डिफरेंस आप ऐसे लिखने वाले हो, रो एफ एक्स, एंड बी के रिस्पेक्ट में ए का एक्स ट्रेवल पॉजिटिव है, द एक्स ट्रेवल एट ए इज पॉजिटिव, एंड बी के रिस्पेक्ट में ए का वाई ट्रेवल नेगेटिव है, बी के रिस्पेक्ट में ए का वाई ट्रेवल नेगेटिव है। अब ये एक्स ट्रेवल और वाई ट्रेवल बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि कोई प्लेन अगर किसी थीटा एंगल पर हो तो उस प्लेन का परपेंडिकुलर वर्टिकल से उसी एंगल पर होता है। इफ अ प्लेन इज एट थीटा एंगल, देन इट्स नॉर्मल इज एट थीटा एंगल फ्रॉम वर्टिकल। अब ए बी, मेन ए बी डिस्टेंस है, कैसे भी करके आपको ए से बी तक की डिस्टेंस डिटरमाइन करनी होगी, फिर आपको एक्स ट्रेवल और वाई ट्रेवल मिल जाएगा। Once you determine the distance between point A and point B, then you will be able to get X travel and you will be able to get Y travel. The distance between A and B, if you know, then you can get AB cos theta as Y travel and AB sin theta as X travel. Main thing is finding out A से B तक का distance. Okay? AB A plus 2 होगा ना? Obviously, क्योंकि अगर टिल्ट ना हुआ होता तो वाटर 2 मीटर तक कंटेन्ड होता। If that free surface won't have tilted, suppose ये एक solid body होता, suppose ये एक solid body होता, then ये से वैसे ही स्टिक हुआ होता, स्टिक रहा होता जैसे पहले था। It must have stuck to the container as it was sticking before. Cool. So AB you will find out, and उसके लिए भी मैंने बता दिया, A को आप सीधे सीधे tan 12.93 नहीं लिख सकते हो,
मैं एक बार फिर से बता दूं, टिल्टिंग हॉरिजॉन्टल से है और इसलिए आप इंक्लाइंड प्लेन से जब आप देखोगे कितना राइज हुआ है तो 12.93 में आपको 30 डिग्री ऐड करना होगा. The tilting formula is from horizontal. So when you will calculate from the inclined plane, you will have to add 30 degree. And that's how you get A value. Once you get A value, just add 2 and you get AB value. Once you get AB value, AB का X और Y. प्रॉब्लम ये है कि आप सीधे सीधे AB डिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि योर एनालिसिस इज इन X एंड Y. आपकी एनालिसिस जो है वो X और Y में है. मैं आपको ले चलता हूं Euler's equation a cylindrical. मैं आपको ले चलता हूं Euler's equation के cylindrical coordinates या cylindrical polar version पर. अभी तक आपने देखा Euler's equation का Cartesian coordinates वाला version. So far we have seen the version of Euler's equation that was described in that was described in Cartesian system. That was described in Cartesian system, जिसे एक कार्टेशियन सिस्टम में डिस्क्राइब किया गया था. अब मैं आपको ले चलता हूं आइलर्स इक्वेशन के उस डिस्क्रिप्शन पे जिसे पाथ कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब किया जाए. ऐसा नहीं है कि ये आपने देखा नहीं है. पाथ कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्रिप्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो. कहां? मैकेनिक्स में सर. गलत. फ्लूइड मैकेनिक्स में देख चुके हो. So far we हेलो, बहुत ध्यान से समझियो. So far we described Euler's equation in Cartesian system. Find your love. Okay. हाँ, ये भूखे ही बैठे हैं. तुम सही, एकदम सही जगह पर आए हो. ये एकदम भूखे बैठे हैं. इनकी जिंदगी में और सब कुछ है भगवान का दिया हुआ. मैकेनिक्स है, सोम है, टॉम है, मैकेनिज्म्स हैं, डिजाइन है, फ्लूइड है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, एक्सर्जी है. इनकी जिंदगी में एक ही चीज की कमी थी, वो तुम पूरा करने आ गए. आओ और सुनो. थोड़ा प्यार हमारे वीडियो को भी बरसा देना. तुम प्यार बांट रहे हो ना, तो फिर थोड़ा प्यार इधर भी बरसा देना. लाइक करते हुए जाना. एक ही चीज की कमी थी इनकी जिंदगी में, वो तुम पूरा करने आ गए. लाइक करते हुए जाना. सुनो .com साहब, लाइक करते हुए जाना. मैं तुमको तब तक के लिए हाइड कर देता हूं. सर लोग ऐसे क्यों करते होंगे? Okay, people can now, okay, I see. They can now say thanks with some money. Ah, that's great. So आपने Euler's equation को Cartesian system में देखा है. You've seen Euler's equation in Cartesian system. ध्यान से समझियो. But इन्हीं Euler's equation को path coordinates में describe किया जा सकता है. These Euler's equation can be described in path coordinates. और ऐसा नहीं है कि आपने path coordinates में देखा नहीं है. आप देख चुके हो path coordinates में ऑलरेडी. आप देख चुके हो path coordinates में ऑलरेडी. अगर आपको ध्यान हो. This thing is from years. Oh, I did not know that. I seriously did not know that. So anyways, पाथ ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. अब अभी ध्यान से समझ लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन. So you know how to describe Euler's equation in
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बट एक और सिस्टम होता है मैकेनिक्स में, मैंने बताया है पाथ कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम। देयर इज वन मोर सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज पाथ कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम, जहां पर आप पाथ के अलोंग और पाथ के परपेंडिकुलर डिस्क्राइब करते हो। पाथ के अलोंग डिस्क्राइब कर चुके हो आप ऑलरेडी, तभी तो बर्नौलीज इक्वेशन मिली थी। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड आयलर्स इक्वेशन अलोंग द पाथ, and in fact integrating that only you got Bernoulli's equation. Now is the time to now is the time to describe Euler's equation perpendicular to the path along, जैसे यहाँ पर आपने x y और z में डिस्क्राइब किया है, वैसे ही s और n में डिस्क्राइब किया जा सकता है। s में होगा del p by del s and body force which is gravity का path along component, body force का path के along component became rho g sin theta, and along the streamline resultant velocity exists. Along the streamline resultant velocity exists. There is no other component, so we wrote it like this. Along the streamline we wrote it like this. Dhyanam se samajhyam. My dear friends, sin theta could have been written like, जब स्ट्रीमलाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो स्ट्रीमलाइन का एंगल वर्टिकल से 90 माइनस थीटा हो गया, और साइन थीटा को मैं लिख सका साइन थीटा आई कुड राइट एज delta y upon delta s. So this became delta p upon delta s and delta y upon delta s. अगर मैं आइलर्स इक्वेशन है तो इनविसिड तो है ही, अगर मैं स्टेडी मान लूं, if I assume steady, then del v by del t becomes zero further. And finally I got del s ने del s को del s से del s तक मार दिया, and I have delta p by rho plus v delta v plus g delta y is equal to 0. आप जानते हो इसे इंटीग्रेट करके कौन पैदा हुआ था? You know who came into the picture. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइलर से बर्नौली डिराइव होता है, तो नेचुरली कोई भी इन्फर करेगा कि बर्नौली साहब का एरा आइलर साहब के बाद रहा होगा। सच्चाई ये है कि आइलर साहब बर्नौली साहब के बाद आए, और उन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव किया और बर्नौली साहब के नाम पर इस इक्वेशन को रखा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद। बट दैट वी हैव, इसको इंटीग्रेट करने के बाद, बट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ इज द टाइम वी सी नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में आइलर्स इक्वेशन, नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर आइलर्स इक्वेशन। स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर आइलर्स इक्वेशन हो जाएगा del p by del n and rho g cos theta, del p by del n and rho g cos theta नेगेटिव नॉर्मल डायरेक्शन में है। rho g cos theta is in negative normal direction, and then my dear friends we have body force लिख दिया क्या? हाँ लिख दिया। कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्चुअली एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब कर्ड पाथ पर वो फ्लो कर रहा है तो भले ही उसकी वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन के अलोंग एग्जिस्ट कर रही है, बट सच्चाई ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसलिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। एग्जैक्टली, देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल acceleration existing
And because we are treating that as v square by r, let's better treat that direction as del r. So actually acceleration is there and that acceleration is v square upon r. आइलर्स इक्वेशन को एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में तो सबने देखा होगा, आइलर्स इक्वेशन को पाथ कोऑर्डिनेट्स में देखना, स्ट्रीमलाइन के अलोंग, वहां से पैदा होता है बर्नौली, और रेडियल डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन में देखना, जैसे कल आपने डेल वाई बाई डेल एस लिखा था वैसे ही अभी cos थीटा को del y by del r लिखा जा सकता है. Cos theta can be written as del y by del r, and then we are going to get rho v square by r. del r से मल्टीप्लाई कर दो, del r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रो g del y, एंड यहाँ आपको मिल जाएगा रो v square by r del r, एंड देन रो से डिवाइड कर दो, रो से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा del p by रो plus g delta y is equal to v square upon r delta r. आज के बाद से आपको सर लॉजिक के साथ समझ में आया, बहुत अच्छी बात है. लॉजिक के साथ नहीं समझ में आया, और भी अच्छी बात है. आज के बाद से आप ये रिलेशन याद रखने वाले हो. लॉजिक के साथ आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है. लॉजिक के साथ नहीं समझ में आया, और भी अच्छी बात है. आज के बाद से ये रिलेशन आप याद रखने वाले हो, दैट आइलर्स इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा पी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रो एफ वेक्टर. आइलर्स इक्वेशन इतनी देर तो लोग बर्नौलीज नहीं पढ़ाते हैं जितनी देर मैंने आइलर्स पढ़ाया है. Minus delta p plus b vector is equal to rho multiplied by acceleration. You can describe it in Cartesian system. Minus del p by del x plus bx is equal to rho fx minus del p by del y plus minus del p by del y plus by is equal to rho fy, and minus del p by del z plus minus del p by del z plus bz is equal to rho fz. This is one way to expand it, and then there is another way to expand it. That another way is minus del p and minus del p by rho, and rho g sin theta बना rho g del y, रो से डिवाइड कर दिया है, ना डिवाइड करो, याद रखना और आसान रहेगा. स्ट्रीमलाइन के अलोंग अगर लिखेंगे तो माइनस डेल पी बाई डेल एस एंड माइनस रो जी डेल वाई बाई डेल एस, ये बॉडी फोर्स हो गया. और स्टेडी मानते हुए एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v डेल v बाई डेल एस. इसी को एक लाइन में इंटीग्रेट करके बर्नौली तक पहुंचा जा सकता है. जस्ट लाइक here you write x, here you write y, here you write z. Similarly, here you wrote a long streamline, and as I said, integrating this, and in one line you will get Bernoulli. This becomes delta p by rho, this becomes g delta y, and this becomes v2 square minus v1 square upon 2 is equal to 0. But r डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, और r डायरेक्शन में होगा डेल्टा p बाई रो प्लस g डेल्टा y माइनस v स्क्वायर बाई r डेल्टा r is equal to 0, and this is in normal direction. Today I'm ill, so I cannot take exam. No problem. Try to recover fast, because you just can't lose time
these days, जिन्होंने अभी तक इस पूरे प्रोग्राम को एनरोल ना किया हो, मेक श्योर दैट आप एनरोल कर लें। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए बच्चा, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एक बार ही सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, आपको ये पूरा 45 डेज प्रोग्राम बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देने वाला है। बट सर कैसे, कहां से एनरोल करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर ओनली 499 में बेहतरीन टेस्ट्स, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन उसे अपना बना लें। आइलर्स इक्वेशन को अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब किया जाए, दे विल लुक लाइक दिस। आइलर्स इक्वेशन को अगर स्ट्रीमलाइन के अलोंग और स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर डिस्क्राइब किया जाए, दे विल लुक लाइक दिस। If I describe along the streamline and perpendicular to the streamline, they will look like this. इसका कुछ खास कॉन्सिक्वेंस है क्या? I mean, why? क्या कार्टेशियन सिस्टम में आइलर्स इक्वेशन को डिस्क्राइब करके काफी नहीं था कि पाथ कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब करना पड़ गया? Just waiting for your comprehensive course, sir. हाँ, that comprehensive course is coming very soon. 2024 के लिए जॉब के साथ शुरू करना है। सब्सक्रिप्शन का प्राइस थोड़ा बता देते तो इंतजाम कर लें भैया। सब्सक्रिप्शन का प्राइस काफी अफोर्डेबल रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करें। पार्थ ठीक ठाक रहेगा, बस इतना रहेगा कि हमारा जीवनचर्या चलती रहे, ठीक है। और उसमें भी अगर कोई कहेगा कि सर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं उससे कहूंगा आ जाओ, मेहनत करके पढ़ो, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये है कि हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारे हमसे जुड़े हुए लोग, उनकी जीवन में बाधाएं ना आए, वो चलती रहे। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, पैसा मेरे लिए ऐसा है कि आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। माई लाइफ इज लाइक एन आइलेरियन सिस्टम, कीप्स कमिंग कीप्स गोइंग। आज तक कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन भगवान का वरदान ऐसा है कि जितना चाहिए उससे कम नहीं रहा। सो इट्स गोइंग टू बी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसका कुछ यूज है या फिर ऐसे ही यूज है? और बेहतरीन यूज है, बेहतरीन यूज है। There is one wonderful use, and that wonderful use is, suppose there is a container, and that container is, one beautiful use is that suppose there is a container, and that container is initially filled with water like this. The container is initially filled with water like this, and now you start, maybe it has some kind of attachment here, maybe it has some kind of attachment here. So now you start rotating it about y axis. अब ना आप y axis के अबाउट इसे रोटेट करना शुरू कर दें। इस पूरे सिलेंडर को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें। Money is a major issue to students, I understand, but my paid courses are not going to be free, but I will always take care of anybody who says कि I can't afford. अगर कोई जेन्युइनली कहता है कि नहीं मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूं, मैंने अपने 499 वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि वैसे तो ये सिर्फ 499 का है, लेकिन अगर कोई एक्चुअली नहीं अफोर्ड कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका पेमेंट करूंगा। आई सेड इट राइट देयर, ठीक है। सो यार मैं गांव से उठ के आया हूं, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा।
Venkat. So suppose you are rotating it vertically. Now, if you're rotating it vertically, then your flow or the motion is like this circulatory motion. The motion is like this circulatory motion. And the motion is like this circulatory motion. I'm going to write Euler's equation in this radial direction, 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 in this radial direction. I think 17K होगा. चलो ठीक है, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा और सही जवाब देने वाले को मैं कुछ डिस्काउंट देने वाला हूं. जितने लोग सही जवाब देंगे उनको आई विल ऑफर सम डिस्काउंट. ओके, विल डू दैट. So I'm going to write that Euler's equation perpendicular to the streamline, and that Euler's equation perpendicular to streamline is minus del P upon rho and minus G del Y minus G del Y. I'm sorry, del P upon rho plus G del Y and minus V square upon R del R is equal to 0. ओके, थोड़ी देर के लिए जब आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन डेल वाई को 0 कर दो. थोड़ी देर के लिए जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हो तो डेल वाई को 0 कर दो. व्हेन यू आर लुकिंग एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन कीप डेल वाई इज इक्वल टू 0, एंड डेल वाई को 0 कर दूं मैं तो मुझे मिलेगा डेल पी बाई रो इज इक्वल टू v square by r del r. So I'm going to get delta p upon delta r is equal to rho v square upon r, but v can be written as, for a rigid body like motion, v can be written as r omega, v can be written as r omega, so it will become rho omega square r. Of course, इसको एक छोटे से पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है. एक छोटे से पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स वैसे भी किया जा सकता है. अब आप सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देखो. वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो एक गिवन लोकेशन पर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे r को कांस्टेंट मानते हुए, no change in r. When you see vertical direction, see only vertical direction, no change in r, and then from that equation, Euler's equation, you are going to get del p by rho plus g delta y is equal to 0, and you are going to get del p by delta y is equal to del p by delta y is equal to minus rho g. ये हो गया दूसरो equation. This is the second equation. अरे तुम फिर आ गए. .com जी, लाइक करके जाना बाबा. आप बता दो मुझे प्रेशर में टोटल चेंज क्या लिखोगे. डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर इज गोइंग टू बिकम del p by del r dr plus del p by del y dy. Once you know del p by del r and once you know del p by del y, please put them here, and you are going to get rho omega square r dr, and you are going to get rho g dy. So dp is equal to rho omega square r dr minus rho g dy. जैसे एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन का केस आपने देखा था और वहां आपने डीपी का फॉर्मूला याद रख लिया था, वैसे ही आप रिजिड बॉडी रोटेशन का केस देख रहे हो और फिर से आप डीपी का फॉर्मूला याद रख लेने वाले हो. दिस इज द केस ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन, एंड यू आर गोइंग टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डीपी अगेन. So you can always get the change in pressure between any two points by integrating this. You can always get the change in pressure between
any 2 points by integrating this. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में चेंज इन प्रेशर मिल जाएगा सिंपली बाय इंटीग्रेटिंग दिस, सिंपली इसको इंटीग्रेट करके। ओके, बट एक चीज जिसमें हम इंटरेस्टेड रहते हैं वो ये कि ऐसा सरफेस जिस पे प्रेशर चेंज ही ना हो रहा हो, ऐसा सरफेस जिस पे प्रेशर चेंज ही ना हो रहा हो, such a surface at which pressure is not changing at all. Surface at which pressure is not changing at all, and constant pressure surface dp is going to become 0. dp को 0 कर दूं मैं तो मुझे मिल जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू रो जी डी वाई। इंटीग्रेट करने पर मुझे मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 एंड दूसरी तरफ मिलेगा वाई रो जी वाई, दूसरी तरफ मिलेगा रो जी वाई। रो से रो को कैंसिल कर दूं, लेट मी इंटीग्रेट दिस फर्स्ट एंड इफ आई इंटीग्रेट दिस आई एम गोइंग टू गेट रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 and I'm going to get rho g y. If I cancel rho, I'm going to get omega square r square upon omega square r square upon 2g. क्या ये एक प्लेन सरफेस है? क्या ये एक प्लेन सरफेस है? क्या ये एक प्लेन सरफेस है? Is this a plane surface, my dear friends? No. This is a parabolic. Y proportional to r square is very clearly a parabolic thing. Y proportional to r square is very clearly a parabolic thing. Actually, क्योंकि r 360 डिग्रीज में है, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड इंट्रोड्यूस की यहां पर। क्योंकि आर तो 360 डिग्री है इसलिए पैराबोला नहीं कह सकते, क्योंकि आर तो 360 डिग्री में है इसलिए पैराबोला नहीं कह सकते। पैराबोला तो नहीं कह सकते पर पैराबोलॉइड जरूर कहेंगे। इस तरह की कोई बात आती है तो कपिल देव साहब का मीम सामने आ जाता है, बट ना 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 ना, यहां लिखने मत लगना ऐसी गंदी बातें। गाली तो नहीं दे सकते पर it's a paraboloid. Since r can exist in 360 degrees and therefore it's going to be a paraboloidal surface. पूरे सिलेंडर में इंक्लूडिंग फ्री सरफेस जितने भी कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे वो सब पैराबोलॉइडल शेप अडॉप्ट कर लेंगे। इंक्लूडिंग फ्री सरफेस जितने भी कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे वो सारे इस तरह का एक पैराबोलॉइडल surface adopt कर लेंगे। They are going to adopt a paraboloidal surface like this. And how do you describe this paraboloidal surface? You describe this paraboloidal surface as y is equal to omega square r square upon 2g. Omega square r square upon 2g. ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। दोस्त, इनिशियल फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि जितना राइज हुआ होगा उतना ही डिप्रेशन हुआ होगा। विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्री सरफेस इट कैन बी प्रूव्ड थ्रू वॉल्यूम कंजर्वेशन दैट this rise and this depression, they both are going to be
this rise and this depression, they both are going to be equal, and they both are going to be equal to half of the maximum height of the paraboloid, half of the maximum height of the paraboloid, and this is going to become omega square capital R square upon omega square capital R square upon 4g। हाँ जी, कम्युनिटी पोस्ट में मैं थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, देख रहा है, विनोद वाला भी किया था, फिर आज क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में आज पाइप फ्लो होना है इसलिए मैंने प्रोफेसर वाला डाल दिया था, क्योंकि डार्सी-वीसबैक इक्वेशन का सीक्वेंस लगभग अराइव होने वाला है। एक रिक्वेस्ट थी, कैन आई आस्क? पूछो। अब रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो या रिजिड बॉडी रोटेशन हो, दोनों ही आपको मालूम है, हाइजेनबर्ग वाला भी। rigid body translation and rigid body rotation, both of them you know। rigid body translation के केस में क्या होगा? rigid body translation के केस में, in case of rigid body translation, surfaces will tilt like this, surfaces will tilt like this। अब बोलो आप, एक्सी वेक्सी में कहां से क्या जाएगा बताओ? नहीं, एक्सी वेक्सी में कहां से क्या जाएगा एग्जैक्टली? इन एक्सी एटसेट्रा, where what they will ask, total viscous flow is magic, but only if again add this। नहीं तो विस्कस फ्लो वाले टॉपिक को तो लोग बोरिंग बना देते हैं, लोग कहते हैं कि बाउंड्री लेयर टॉपिक ही ऐसा है बेटा, मैं क्या करूं बेटा, बाउंड्री लेयर टॉपिक ही ऐसा है, मैं क्या करूं। और हमारे यहां उसी टॉपिक में जाकर आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। In my fluid mechanics, it's exactly opposite। Here it happens like each surface becomes paraboloidal, 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 paraboloidal। Okay? In case of rigid body rotation, here you are going to remember that pressure change between any two points can be calculated simply by calculating this। एक बात याद रखना, अगर वैसे तो कभी गेट में बहुत रेयरेस्ट चांसेस हैं कि इंक्लाइन प्लेन वगैरह पे दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए तो एक बात याद रखना, एक्स और वाई आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही ट्रीट करने वाले हो। और दूसरी बात आप याद रखोगे कि जो कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे उनका स्लोप, जिससे आप जो कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे उनका स्लोप, जिसे आप a by b by 2 भी लिख सकते हो, which you can also write as a divided by b by 2, which you can also write as a divided by b by 2, a divided by b by 2। उसको फाइनली लिखा जा सकता है fx अपॉन, उसको फाइनली लिखा जा सकता है fx अपॉन fy प्लस g। यहां पर आप याद रखने वाले हो, डिफरेंशियल प्रेशर चेंज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, डिफरेंशियल प्रेशर चेंज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर माइनस रो जी डी वाई। कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस पैराबोलॉइडल फॉर्मेट में होंगे, और वो पैराबोलॉइडल फॉर्मेट होने वाला है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। Drag and lift forces on immersed bodies topic will also be covered. It's there in XE syllabus. It's there in ME syllabus as well. I cover it totally.
प्लीज एप्टीट्यूड पर एक महा रिवीजन टाइप सेशन ले लीजिए आफ्टर दिस प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस प्रोग्राम गेट्स ओवर। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, एंड ये ध्यान रखना कि राइज और डिप्रेशन दोनों ही इसके हाफ होंगे। मैंने प्रूव नहीं किया है वो, मैंने प्रूव नहीं किया है वो मास कंजर्वेशन से प्रूव किया जा सकता है। इट कैन बी प्रूव्ड थ्रू मास कंजर्वेशन। So just remember, rigid body translation, rigid body rotation, both are beautiful applications of Euler's equation. दोनों ही Euler's equation के जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले कि अच्छा पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। Determine pressure at container base at a radial location of 1 meter. A cylindrical container rotates about its axis as shown. Determine pressure at container base at a radial location of 1 meter. At a radial location of 1 meter. ध्यान से समझियो। एक्चुअली क्या होगा रोटेशन होने की वजह से, आप जानते हो ये ऐसा कांस्टेंट प्रेशर सरफेस बन जाने वाला है, विच इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर प्रेशर नोन होता है पी नॉट। Identifying free surface is very important thing because pressure there is known to us and that is P naught. निखिल आता हूं आपकी बात पर, डोंट वरी। तो अच्छा आप भी कह रहे हो यस सर प्लीज एप्टीट्यूड। ए भाई हमें माफ करो, एप्टीट्यूड ना 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 ना। अभी मैथ्स का क्रैश कोर्स करवाना है 15 दिसंबर से लेकर अराउंड 10 जनवरी तक, और उसमें पूरा मैथ्स इस तरह से कवर करना है कि 13 में 11-12 मार्क्स आने चाहिए आपके। आउट ऑफ 13 you should get 11-12 marks. So guys, please try understanding that it's going to, अच्छा 2 मीटर वो टॉप तक दिया हुआ है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। That 2 meter is not significant, please, huh? That 2 meter is not significant. I can calculate this depression and I can calculate this rise, and both of them are going to be omega square r square upon 2g 4g। सर आपको कैसे पता चला कि यही करना है? अरे यार, ये कैलकुलेट करने के बाद ही बेसिकली पूरी फ्री सरफेस की लोकेशन पता चलेगी। This after you calculate this, then only you will know the location of the free surface. उद्धव पाटिल, ठीक है, आपके प्रपोजल पर विचार किया जाएगा, अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो आप ए और बी कैलकुलेट करने के बाद ही ये डिसाइड कर सकते हैं दैट फ्री सरफेस की लोकेशन क्या है। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g, omega square r square upon 4g. Omega is 4, r is 2, so square will become 4 upon 9.81, 0.4077, 0.4077, 0.4077. Now that you know this is 0.4077, आप 2, 4, 10, 15, 25 तरीके से उस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो जिस पॉइंट पर आपको पूछा गया है 1 मीटर रेडियल लोकेशन पर। दे आर आस्किंग द प्रेशर वैल्यू एट 1 मीटर रेडियल लोकेशन। आप चाहें तो ए पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दूसरा पॉइंट बी को मान लें। आप चाहें तो ए पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दूसरा पॉइंट सी पर मान लें। बी और सी दोनों पर ही स्थिति एटमॉस्फेरिक है। एट बी एंड एट सी द सिचुएशन इज एटमॉस्फेरिक। एट बी द सिचुएशन इज एटमॉस्फेरिक, at C the situation is atmospheric. So any one point you can choose,
and then you are going to write your formula which I described. एंड आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि मैंने डायरेक्टली बता दिया। ये सब इतने डेलिकेट टॉपिक हैं कि इन्हें डायरेक्टली बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं कवर करता, बिकॉज people don't cover them in detail ever. Therefore, I can't skip them. I can, I have the responsibility to cover them in detail. जिन्होंने अभी तक इस 45 डेज प्रोग्राम में एनरोल ना किया हो, एनरोल कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 499 रुपीज में आपको 64 बेहतरीन टेस्ट्स मिलने हैं। ऑसम अमेजिंग टेस्ट्स मिलने हैं आपको। और सिर्फ टेस्ट नहीं मिलने, हर दिन जो टॉपिक मैं डिस्कस करता हूं अगले दिन उसकी टेस्ट होती है। तो एक सिर्फ ये नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज देकर बिठा दिया गया, आपके साथ लगने वाला कोई टीचर यहां पर खड़ा है जो कहता है आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा कल उसका टेस्ट लूंगा, फिर आज रात को मैं जो टॉपिक प्रैक्टिस करवाऊंगा कल उसका टेस्ट लूंगा। देखो इधर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हो उसे। -ρ_g_dy कौन पॉइंट से कौन पॉइंट तक जाना चाहोगे आप? कौन पॉइंट से कौन पॉइंट तक जाना चाहोगे आप? सर मैं बी से ए तक जाना चाहूंगा। पक्का? चलो ठीक है। बी पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, ए के प्रेशर में मैं इंटरेस्टेड हूं। बी पर आर की वैल्यू है 2 और ए पर आर की वैल्यू है 1। बी पर वाई की वैल्यू अगर मैं 0 मान लूं तो ए पर वाई की वैल्यू है 3.4077 विद माइनस साइन। ये कैलकुलेट कर लें। सर अगर मैंने सी से ए तक का ट्रेवल चुना होता तो? जब आप ट्रू कंसेप्ट सीखते हो ना, जैसे एक कठपुतली चलाने वाला इंसान कठपुतलियों को अपने हिसाब से नचाता रहता है। जब आप ट्रू कंसेप्चुअल लर्निंग करते हो तो फिर आपके हाथ में प्रॉब्लम्स कठपुतली बन जाती हैं और आप अपनी मर्जी से नचाते हो उन्हें। आप सी से ए, सी पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ए पर हम इंटरेस्टेड हैं, एंड ए पर हम इंटरेस्टेड हैं। एट सी प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, एट ए वी आर इंटरेस्टेड, एट ए we are interested, एंड सी पर रेडियल लोकेशन है 0, ए पर रेडियल लोकेशन है 1, एंड सी पर अगर मैं रेफरेंस मान लूं, सी पर अगर मैं y का रेफरेंस मान लूं तो ए तक आते आते y की वैल्यू है 3 माइनस 0.4077। सी के कंपैरिजन में ए पर y की लोकेशन है 3 माइनस 0.4077। क्या ही तो बात है। आप दोनों से कैलकुलेट करके देखना, इक्वल ना मिले दोनों से प्रेशर की वैल्यू ए पर। हाँ तो क्या सर, अगर इक्वल ना मिले तो क्या कीजिएगा सर? तो नहीं मिल रही होगी इक्वल, एक्चुअली इक्वल मिलेगी बेटा। आप कैलकुलेट तो करके देखना, दोनों से आपको ए पर प्रेशर की वैल्यू इक्वल मिलेगी। एक फोर्स्ड वॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है ये रिजिड बॉडी रोटेशन, और आई कैन गारंटी कि आपने इतने सिस्टमैटिक तरीके से इस टॉपिक को कभी कमांड ना किया होगा। I can guarantee that you would never have commanded this topic in such a systematic manner, which you are doing today. So go ahead, calculate them. This one. Consider a right circular cone rotating at constant omega 5 radian per second about vertical axis.
as shown in the figure. If points A and B are observed to have the same pressure, the base radius of the cone is. The problem is one line problem. By the way, I just hope that पिछला आप समझ गए. मैं फिर से एक बार आपको बता दूं रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन के लिए. मैं फिर से एक लास्ट बार आपको बता दूं रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन के लिए याद रख लो बेटा. रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन के लिए याद रख लो बेटा दैट एक तो प्रेशर में चेंज किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच कैलकुलेट करना हो, इक्वेशन यूज करोगे dp इज इक्वल टू माइनस रो एफ एक्स dx माइनस रो एफ वाई प्लस जी माइनस रो एफ वाई प्लस जी dy. Equation you are going to use dp is equal to minus rho fx dx minus rho fy plus g into dy. And अगर केस रिजिड बॉडी रोटेशन का हो, if it is the case of rigid body rotation, then आप याद रखने वाले हो dp is equal to rho omega square r dr minus rho g dy. Then you are going to remember dp is equal to rho omega square r dr minus rho g dy. ओके. सेकेंड थिंग, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे प्लेन सरफेसेस और उनका स्लोप होगा एफ एक्स अपॉन एफ वाई प्लस जी. यहां पर कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस होंगे पैराबोलॉइडल और उनकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g. राइज कैलकुलेट करना हो तो पहले केस में आप करोगे a अपॉन b इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई प्लस जी. दूसरे केस में आप करोगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g. In the first case, rise you can calculate by simply doing slope thing. Tan theta is equal to a upon b by 2. सेकेंड केस में राइज और डिप्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g. नाउ यू गो टू दिस प्रॉब्लम. एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें फ्लूइड है और वो राइट सर्कुलर कोन रोटेट कर रहा है अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. ये एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने टेस्ट में दिया था. मैं टेस्ट बनाने बैठता हूं तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे. A typical IITian blood. A typical IITian blood. Consider a right circular cone. इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन का प्रॉब्लम है ये. इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन का प्रॉब्लम है ये. बस न्यूनेस बाली की तरह होती है. जैसे हमारे रामायण में बाली का जिक्र किया गया कि बाली कि कोई ये वरदान मिला हुआ था कि उनके सामने जो जाता था उसकी आधी शक्ति ऐसे ही खत्म हो जाती थी. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वरदान तो मिला हुआ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा खौफ में भी होता होगा. लोगों ने चारों तरफ पूरी दुनिया में सब जगह ये सुन लिया कि बाली के सामने गए तो आधी शक्ति खत्म. अब तुम बाली के सामने गए तो तुम्हारे दिमाग में ये है कि आधी शक्ति तो खत्म हो जाएगी. एंड आधी शक्ति खत्म हो गई. न्यूनेस, प्रॉब्लम की न्यूनेस यही बाली ही है. द न्यूनेस ऑफ द प्रॉब्लम इज लाइक बाली, दैट आधी शक्ति खत्म. और आधी शक्ति खत्म तो आप ढह गए. बट अगर आप ठीक से सोचो तो आप जानते हो कि कांस्टेंट प्रेशर सरफेसेस रोटेशन के केस में इस तरह के पैराबोलॉइडल सरफेस होंगे. और अगर ए और बी का प्रेशर सेम दे दिया गया है तो वो दोनों एक कॉमन कांस्टेंट प्रेशर सरफेस के पार्ट होने चाहिए, बोथ ऑफ देम. इफ ए एंड बी हैव बीन गिवन टू हैव द सेम प्रेशर, then point A and point B should be the part of one point A and point B, they should be the part of one given
one given paraboloidal curve, and they should be the part of one given paraboloidal curve, then my dear friends, you know this paraboloidal curve has the equation y is equal to omega square r square upon 2g. You know this paraboloidal curve has the equation y is equal to omega square r square upon 2g. You know along this along this paraboloidal surface, I can write y is equal to omega square r square upon 2g. Y is nothing but height of the cone. A ka y coordinate is nothing but height of the cone, and A ka radial coordinate is nothing but total radius of the cone. तो क्योंकि दोनों एक कांस्टेंट प्रेशर सरफेस पर हैं, इसलिए दोनों को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. दिस इक्वेशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम, एंड y can be written as height of the cone and r can be written as radius of the cone. But आपको नहीं लगता कि radius of the cone and height of the cone are related? Radius of the cone and height of the cone are related because total angle 60 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. और आप बड़े आराम से लिख सकते हैं r अपॉन h इज इक्वल टू tan 30, या h को आप रिप्लेस कर सकते हैं. आप बड़े आराम से लिख सकते हैं r अपॉन h इज इक्वल टू r अपॉन h इज इक्वल टू tan 30. So you can write h is equal to r upon tan 30. h को आप रिप्लेस कर सकते हो r cot 30. r cot 30 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g. यहां से r आपको मिल जाएगा 2g cot 30 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. 2g cot 30 upon omega square, 2 into g into upon tan 30, and further divided by omega square divided by 25, 1.36 meter. मैं फिर से बता दूं, it's only and only and only the game of newness. बेंड मीटर या एल्बो मीटर, हाँ वो यही आइलर्स इक्वेशन का जो पाथ कोऑर्डिनेट वाला देखा है हमने, उसी का एप्लीकेशन है. यस, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी ऐसा गिवन है. आप डीपी वाले से भी कर सकते हैं चाहे तो. यू कैन डू विद डीपी वाला ऑल्सो. माइनस रो जी डी वाई. प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, एंड आर एट डी इज 0, आर एट ए इज आर. अच्छा, बी से ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं क्या? आर वी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बी टू ए? सो आपकी मर्जी है. आप चाहो तो एक तरीका है कि भाई अगर बी और ए दोनों एक कांस्टेंट प्रेशर सरफेस पे हैं, तो दोनों को y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g सेटिस्फाई करना चाहिए. दे मस्ट सेटिस्फाई omega square r square upon 2g. So I'm going to get h is equal to omega square r square upon 2g, because with respect to b, a is having y coordinate which is h and radial coordinate which is capital R. So h को मैं लिख दूंगा, अगर ये एंगल है 30 डिग्री, if this angle is 30 degree, h can be written as r cot 30, and if I write r cot 30, it's given that it is rotating with 5 radian per second. So you are going to get the r value. And how much is the r value? R value is 1.36 मीटर. दूसरा तरीका, आप इसे डीपी वाली जो इक्वेशन आपने याद करी है उसे बी से ए तक इंटीग्रेट करें. डीपी वाली जो इक्वेशन आपने याद करी है उसे बी से ए तक इंटीग्रेट करें. ये तरीका आपको तब भी काम आएगा जब बी और ए का कुछ प्रेशर डिफरेंस गिवन होता. गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ये पहला वाला तरीका जो मैंने बताया, ये तो सिर्फ
अगर दोनों एक कांस्टेंट प्रेशर सरफेस के पार्ट बन गए तभी काम आता। दिस तरीका वुड हैव बीन हेल्पफुल ओनली इफ दे बोथ हैव बिकम द पार्ट ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट प्रेशर सरफेस, बट द तरीका दैट आई एम नाउ डिस्क्राइबिंग, that tariqa is going to be valid even if they give some different pressure at A and B. Minus rho g, and once again B से लेकर A तक कहा गया है कि PB और PA इक्वल हैं, और दिख रहा है कि B पर R की वैल्यू 0 है और A पर कैपिटल R, और दिख रहा है कि B पर Y की वैल्यू 0 है और A पर कोण की हाइट मिलेगा वही। PB और PA को अगर मैं कैंसिल कर दूं एंड रो कैंसिल होगा, तो आई एम गोइंग टू गेट 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2G माइनस रो हैज बीन कैंसल्ड GH। ये 2G क्यों लिख दिया? आदत, फॉर्मूला एक ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2G याद है ना, सो वही आदत, out of habit, minus रो क्यों? अगेन आउट ऑफ हैबिट, put H is equal to R cot 30 and solve, you will get 1.36 meter. दस मिनट के बाद मिलेंगे और शुरू करेंगे अगला अध्याय, विस्कस फ्लो। We'll meet after 10 minutes. दस मिनट के बाद मिलेंगे। कमेंट्स में लिख दो सभी लोग, क्लास 10 मिनट का ब्रेक है, ऐसा करके लिख दो, क्योंकि बीच में कोई आता है तो फिर वो बोलता है कि प्लीज कमेंट्स में लिख दो दैट 10 मिनट का ब्रेक है। Doing, I've already started streaming now. डिनर डन? हाँ भाई, मेरा डिनर तो डन है। डिनर हो गया, हाँ जी डिनर हो गया। पूरा शेड्यूल हो सकता है एक दिन से शिफ्ट करना पड़ जाए, क्योंकि देयर इज सर्टेन इमरजेंसी। अभी थोड़ा बहुत तो सेशन में कंटिन्यू करूंगा, बट हो सकता है कि उसके बाद मुझे निकलना पड़े। देयर इज सर्टेन इमरजेंसी, मे बी आई विल हैव टू, आई मे हैव टू। मैथ्स टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग स्लॉट। मैथ्स टाइमिंग विल रिमेन मॉर्निंग स्लॉट, और इट विल रिमेन बिटवीन टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशन। टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन के बीच में निपटाएंगे मैथ्स, फिर प्रैक्टिस सेशन के बाद से लेकर रात और सुबह पूरा आपके पास रहेगा प्रैक्टिस करने को, ताकि मैथ्स टेस्ट, दोपहर के टेस्ट और रात के प्रैक्टिस सेशन के बीच में फिट हो जाए। कल टेस्ट कैंसिल है क्या? मे हैव टू, आई एम नॉट सेइंग कि पक्का,
सेशन के बाद ही मैं बता पाऊंगा. Entire thing may have to be shifted by one day. There is something, some emergency, and I may have to leave for somewhere. Chalo. So we start the next chapter, and the next chapter is like we started this journey with fluid properties. We started this journey with fluid properties, and then we entered into fluid statics, and then we entered into fluid kinematics. Then we entered into fluid kinematics, and then we entered into fluid dynamics. But अभी तक हम फ्लो को आइलर से लेकर बर्नौली तक हम फ्लो को इनविसिड ट्रीट करते आए और इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते आए. So far we have been treating the flow as inviscid. Gate 2024 classes, they will happen on UnMatchable platform only. UnMatchable का ऐप भी आ रहा है बहुत जल्दी. UnMatchable का ऐप is also coming very soon. So fluid properties, fluid statics, fluid kinematics, fluid dynamics, Euler, fluid dynamics, Bernoulli, Euler से लेकर Bernoulli तक फ्लो को हम इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट करते रहे. We have been treating the flow as inviscid, and we have been treating the flow as incompressible. Now is the time to drop one assumption out of them. Now is the time in fifth chapter is the time to drop one assumption out of them. एक इन दोनों में से एक assumption drop करेंगे. Still हम liquids को deal कर रहे होंगे या फिर gases को deal कर रहे होंगे without significant density change. इसलिए incompressible still मानने वाले हैं, but अब हम मानने वाले हैं viscous flow. अब हम कहने वाले हैं कि अगर flow viscous होगा तो क्या होगा? If the flow is viscous, what will happen? If the flow is viscous, what will happen? Hanji, Rohit Gaur. Everything fine? Not everything is fine. If you guys remember, 3-4 days back, I said there is some medical. Okay. Viscous incompressible flow. Viscous incompressible flow either is going to be such that fluid is surrounded by solids, or is going to be such that solid is surrounded by fluids. दुनिया की जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं या फिर पावर प्लांट या रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग, वो सारे के सारे all of them are like this, where fluid is surrounded by a solid boundary. And दुनिया के जितने भी एरोडायनेमिक एप्लीकेशंस हैं, एयरक्राफ्ट से लेके गाड़ियों से लेके बाइक से लेके कार तक, उन सब में fluid is surrounding the solid boundary. Fluid is surrounding the solid boundary. जब भी एक फ्लूइड सॉलिड से सराउंडेड होगा, हम कहेंगे वो विस्कस फ्लो, इंटरनल विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है. और जब भी एक फ्लूइड जो है वो सॉलिड को सराउंड कर रहा होगा, हम कहेंगे वो एक एक्सटर्नल विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो है. That is an external viscous incompressible flow.
सो फार आइलर हो या बर्नौली हो, हम इनविसिड भी मानते रहे हैं और इनकॉम्प्रेसिबल भी मानते रहे हैं. वी हैव बीन assuming it not only inviscid but also incompressible. Not only inviscid but also incompressible. Inviscid भी मानते रहे और incompressible भी मानते रहे. Okay? But now we are going to drop inviscid का assumption. The flow is viscous, but we will still treat it incompressible flow. Okay? If solid boundary is surrounding the fluid, we will call it internal viscous flow. And if fluid is surrounding the solid boundary, we will call it external viscous flow. We start our journey with the very first discussion, a type of internal flow, that is flow between parallel stationary plates. A type of internal flow, that is flow between parallel stationary plates. Flow between parallel stationary plates. So there is one plate and then there is another plate. There is one plate and then there is another plate. And before entering into the plate, suppose we have no difference in velocities of different layers. एक स्टेशनरी प्लेट है, दूसरा स्टेशनरी प्लेट है, और सपोज एंटर करने से पहले वेलोसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं है. एंटर करने के बाद यहां पर जीरो वेलोसिटी होगी और यहां पर भी जीरो वेलोसिटी होगी नो स्लिप कंडीशन के कारण. और नेचुरली बीच में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड अभी भी काफी सारी वेलोसिटी से गतिमान होगा. That fluid will be having motion with lot of velocity. My dear friends, therefore the velocity will start varying. It's very clear that the velocity will start varying with zero velocity at the top and zero velocity at the bottom, and maximum velocity at zero velocity at the top, zero velocity at the bottom, and maximum velocity at the center. Something like this. What will be the shape of this velocity profile? It can be proved. Are we going into the proof? No. We will do that derivation? No. हम वो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे. इट कैन बी प्रूव्ड. अगर विस्कस फोर्सेस को इंक्लूड कर लिया जाए तो आइलर्स इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं. आइलर्स इक्वेशन को अभी तक आपने देखा था del p by del x and plus body force is equal to rho fx. आइलर्स इक्वेशन को आपने अभी तक देखा था del p by del y plus body force is equal to rho fy. आइलर्स इक्वेशन को आपने देखा था del p by del z plus body force is equal to rho multiplied by fz. rho multiplied by fz. अगर विस्कस फोर्सेस को इंक्लूड किया जाए तो ऐसा प्रूफ किया जा सकता है कि एक विस्कस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा और तब ये इक्वेशंस कहलाती हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस. देन दीज इक्वेशंस आर नोन बाय द नेम नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस. क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो सिर्फ एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन से चौथे सेक्शन से पांचवें सेक्शन से छठे सेक्शन फ्लो के अलोंग ही तो चेंज हो रहा होगा. प्रेशर मस्ट बी चेंजिंग अलोंग द फ्लो. एक सेक्शन पर तो कोई लॉस फैक्टर नहीं है ना. जब लेंथ में चलेगा तब फ्रिक्शन वगैरह की वजह से लॉसेस होंगे और इसलिए नेचुरली प्रेशर में वेरिएशन होगा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 की तरफ. तो प्रेशर, so my dear friends, pressure is a function of x. Pressure is a function of x and only x, and therefore del p by del x को मैं dp by dx लिख सकता हूं.
I can write del P by del X as dP by dx. एंड बॉडी फोर्सेस को विस्कस फ्लो इंटरनल फ्लो में हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे। नहीं सर, लेकिन ग्रेविटी तो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। डजंट मैटर। इंटरनल इंटरनल फ्लो में हमेशा प्रेशर इफेक्ट डोमिनेट करते हैं, ग्रेविटी की वजह से कुछ खास चेंजेस नहीं आते, और इसलिए बॉडी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करेंगे। वी विल नेग्लेक्ट द बॉडी फोर्सेस। इवन इफ वी इंक्लूड, इट कैन बी प्रूव्ड दैट इट कैन बी टेकन केयर बाय पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड अगर आप लिखने लगोगे फाइनल फॉर्मूलाज में, तो वो टेक केयर किया जा सकता है। इट कैन बी टेकन केयर। ओके, तो बॉडी फोर्सेस का इफेक्ट फिलहाल हम नेग्लेजिबल मानेंगे। तो अभी प्रेशर सिर्फ एक्स का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जब चलोगे तब ना प्रेशर ड्रॉप होगा। जब वो प्लेट के अलोंग आगे बढ़ेगा तब ना प्रेशर ड्रॉप होगा, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन से चौथे सेक्शन पे। और इसका मतलब एक गिवन सेक्शन पर तो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, और वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये ट्राइवियल है कि ये दोनों ही इक्वेशंस का कोई काम नहीं रह जाएगा, सिर्फ पहली इक्वेशन का काम रह जाएगा। पहली इक्वेशन से आपको मिलेगा del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर। ऑब्वियसली z में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, इन z there can't be any change, is equal to rho and fx can be written as del u by del t plus fx can be written as del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y। फ्लो स्टेडी होने के कारण del u by del t मरेगा, एंड v एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सेकेंड टर्म भी जाएगा। v is not existing, therefore second term will vanish from here। सर आपने कहा था प्रूव नहीं करूंगा। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सीरियसली सो सॉरी। एक्चुअली मुझे याद आ गया, किसी ने कहा था सर आप नेवियर स्टोक्स समझा देना प्लीज। वाइब्रेशन एंड मशीन डिजाइन आपसे पूरा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें बता दीजिए। कैम वाइब्रेशन एंड मशीन डिजाइन, विक्रम सिंह जी आप मुझे व्हाट्सएप करें, और अगर किया है तो एक दिन का वेट करें, कल मैं रिप्लाई कर दूंगा। मुझे याद है कि आपने किया है मुझे मैसेज। तो फिलहाल सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का तो कोई यूज ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ओनली इज एप्लीकेबल हेयर, only the first equation is applicable here, so I'm going to get, ध्यान से समझियो, something like this। अब देखो ध्यान से समझियो, क्योंकि a1 v1 is equal to incompressible still मान रहे, because we are still assuming incompressible, and therefore a1 v1 is equal to a2 v2, and if a1 v1 is equal to a2 v2, I of course conclude that velocity is not going to change along the flow। fully developed flow की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। दैट मीन्स along the length velocity चेंज नहीं हो सकता। वेलोसिटी लेंथ के along तो चेंज नहीं हो सकता, और इसलिए del u by del x जीरो हो गया, इसलिए del u by del x जीरो हो गया। देखो जो कहते थे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, कहते हैं सर बहुत टफ है, देखो 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 देखो, माइनस dp बाई dx प्लस म्यू d2u अपॉन d स्क्वायर u अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपको मिलेगा म्यू